हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। IQ लेवल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है बजट। राजस्थान सरकार का जो बजट है उसके बारे में बात करेंगे कि राजस्थान सरकार में बजट में क्या क्या घोषणाएं हुई हैं, क्योंकि बजट जो होता है वो घोषणाओं पर डिपेंड होता है। इसके तुरंत बाद में PPT कंप्लीट है इकोनॉमी सर्वे की, तो वो भी आपके सामने आ जाएंगी। तो राजस्थान सरकार का जो बजट की बात करते हैं अपन, बजट की बात करते हैं, ये 2023 और 24 का है। बजट किसे बोलते हैं कि आगामी वित्तीय वर्ष में, क्या किसको बोलते हैं कि आगामी जो वित्तीय वर्ष होता है ना, आगामी वित्तीय वर्ष में, ठीक है, वित्तीय वर्ष, उसके जो आय और व्यय का जो ब्यौरा होता है, आय प्लस व्यय का, आय और व्यय, इसका जो रिकॉर्ड होता है उसको क्या बोला जाता है? बजट बोला जाता है। ठीक है, तो ये अपना जो सिंबल है यूट्यूब पे आप देखोगे तो IQ लेवल एकेडमी जो है ये आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप इसको सर्च करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और वीडियो को आगे दोस्तों को भी फॉरवर्ड करो। ठीक है, तो ये जो अपना बजट है, तो बजट के अंदर क्या क्या घोषणाएं हुए, पॉइंट ऑफ एग्जाम से देखते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये समर्पित की बात की गई है, तो इसमें समर्पण के लिए बोला गया कि रोजगार और युवाओं की बात की गई है। एक्चुअली युवाओं के लिए तो स्पेशली यही बोला कि आगामी 2 वर्षों में 30,000 सफाई कर्मियों की भर्ती होगी। तो भर्ती का यहाँ पे, और जो अपनी सिविल सेवा है, जो RS वगैरह की जो भी भर्तियां होती हैं, तो वो यहाँ से डिक्लेयर नहीं होती, वो RPSC कार्मिक मंत्रालय रिपोर्ट देता है, फिर RPSC के पास आती है, सरकार उसके ऊपर मोहर लगाती है, फिर वो भर्तियां आती है, बजट में वो डिक्लेयर नहीं होती। ठीक है, इसका जो मोटिव क्या रखा गया था, वो रखा गया था बचत, राहत और बढ़त। बचत, राहत और बढ़त, काफी बार इस मामले के अंदर विवाद भी आया है कि अपने जो मंत्री होते हैं वो 2 प्रकार की शपथ लेते हैं, एक तो पद की लेते हैं और एक गोपनीयता की लेते हैं, गोपनीयता की। तो बोला जाता है कि इस टाइप का ये जो एडवर्टाइजमेंट था ये पहले ही हो गया था। बचत, राहत, बढ़त, तो जो बजट है उसकी मर्यादा को कहीं न कहीं ठेस पहुंचाया, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, आने वाला जनता के सामने ही है। तो बजट के बारे में बचत, राहत और बढ़त बोला गया है। ठीक है, इसका जो मोटिव क्या रखा गया कि बचत, राहत और बढ़त, क्योंकि ये सरकार का, इस सरकार का जो है ये क्या है, अपना लास्ट बजट था इस साल का। आगे बात आती है कि क्या क्या इसके अंदर घोषणाएं की गई हैं मुख्य। देखिए दोस्तों, इसको PPT टाइप में सेट किया है, तो ये पहली PPT बनाई है। यदि आपको अच्छा लगे तो इसके ऊपर कमेंट जरूर करना, और यदि इसमें कुछ चेंजमेंट करना है तो भी अपने सुझाव जरूर लिखना। ठीक है, देखिए क्या दिया गया है कि 1 करोड़ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट कब आया था? 2013 में आया था। दुनिया का सबसे बड़ा खाने के लिए जो चला हुआ है, खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए प्रोग्राम भी इंडिया के अंदर चला हुआ है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, परिवारों को मिलेगा निःशुल्क राशन, निःशुल्क जो है उनको राशन निःशुल्क मिलेगा। साथ में क्या दिया जाएगा? प्रति माह मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड किट दिया जाएगा, खाने के लिए एक किट उनको दिया जाएगा। इसके ऊपर वे कितना होगा? 3,000 करोड़ का एक्स्ट्रा वे होगा। तो इतने बड़े फंडिंग का जो है वो ये है। तो ये बार बार एग्जाम के अंदर अपने आएगा, यहां से वे पूछा जाएगा। वे कितना वे किया गया है? 3,000 करोड़ का वे इसके ऊपर आएगा। आगे बोला है कि मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना, पिछले बजट में बोला था कि हम 50 यूनिट प्रति मंथ आपको फ्री देंगे। 50 यूनिट तक बिजली जो है वो प्रति जो परिवार है उनको प्रति माह फ्री मिलेगी। तो ये शुरू कब होती है? देखिए शुरू कब होती है, शुरू ये बजट आते ही नहीं शुरू होती, ये वित्तीय वर्ष से होती है। 1 अप्रैल से होती है और 31 मार्च तक चलती है। 31 मार्च तक ये क्या होता है कि अपने देश का वित्तीय वर्ष होता है। तो शुरू कब होगी? 1 अप्रैल से शुरू होगी। इससे पहले तो आपको जो 50 यूनिटें मिल रही थी वो इसी का लाभ मिलेगा। 1 अप्रैल के बाद इसका लाभ आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या दे रखा है कि मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना जो है वो 1 अप्रैल 2022 से शुरू हो गई थी। इसमें 50 यूनिट से बढ़ाकर अब कितनी कर दी गई? 100 यूनिट तक प्रति परिवार फ्री कर दी गई। कितनी कर दी गई? 100 यूनिट तक प्रति परिवार जो है वो फ्री कर दी गई। ठीक है, आगे देखिए इसका फायदा क्या बोला है। इन्होंने बोला कि 38 लाख जो उपभोक्ता होंगे उनका बिजली का बिल क्या होगा? 0 आएगा। कितने लोगों का आएगा? 38 लाख उपभोक्ता को, 38 लाख उपभोक्ता। ये डाटा पूछा जा सकता है कि बिजली यूनिट जो है 50 यूनिट से बढ़ाकर 100 यूनिट फ्री कर दी गई है राज्य सरकार के द्वारा, तो उसमें कितने उपभोक्ताओं को फायदा होगा? तो 38 लाख उपभोक्ताओं का बिल क्या आएगा? 0 आएगा। देखिए, है ना। आगे देखिए 500 करोड़ से क्या बनेगा? 500 करोड़ से बनेगा युवा विकास एवं कल्याण कोष। युवा विकास, युवाओं के विकास के लिए बात की गई है, क्योंकि ये समर्पित किसको था? युवा और रोजगार को था। तो इसके लिए एक और युवा कल्याण कोष बनेगा और एक नवीन युवा
जो विकास नीति है वो लाने की घोषणा इसके अंदर की गई है। तो 500 करोड़ से क्या बनेगा, युवा विकास एवं कल्याण कोष जो है वो बनेगा। अगला देखिए आगे क्या दे रखा है कि 76 लाख परिवारों को एलपीजी गैस सिलेंडर, एलपीजी गैस सिलेंडर जो है वो किसके आधार पे दिया जाएगा, उज्ज्वला योजना में दिया जाएगा, उज्ज्वला योजना में दिया जाएगा, योजना में दिया जाएगा। ये अभी शुरू नहीं हुआ है, ये शुरू आपको 500 रुपए में मिलना शुरू कब होगा, 1 अप्रैल से शुरू होगा। 1 अप्रैल से आपको 500 रुपए के अंदर गैस सिलेंडर मिल जाएगा, जो अभी वर्तमान में कितना चला हुआ है, यहां दिखा रखा है 1040 रुपए, जबकि हमारे गांव में कितना लिया जा रहा है, 1125 रुपए प्रति सिलेंडर लिया जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या होगा कि 76 लाख परिवारों को एलपीजी गैस सिलेंडर जो है वो 500 रुपए में देने की घोषणा की गई है। तो कितने परिवार इसमें कवर हो जाएंगे, 76 लाख परिवार इसके अंदर कवर हो जाएंगे। तो 500 रुपए में मिलेगा, 76 लाख परिवारों को मिलेगा। ठीक है, ये औरत है, ये एलपीजी गैस के ऊपर क्या कर रही है, खाना बना रही है, तो इसका फायदा मिलेगा, सभी लोगों को इस चीज का फायदा मिलेगा। ठीक है, आगे देखिए युवा और विकास कल्याण की बात करते हैं, युवा और विकास कल्याण की बात। तो युवा और विकास कल्याण में देखिए क्या दे रखा है कि पेपर लीक, राजस्थान के अंदर आए दिन पेपर लीक होते रहते हैं, कभी चप्पल के अंदर ब्लूटूथ मिल जाते हैं, कभी वहां पे एग्जाम देने के लिए मुन्ना भाई मिल जाते हैं, कभी मैरिज गार्डन के अंदर पहुंच जाते हैं, कभी बस के अंदर पेपर लीक जैसी घटनाएं अपन रोज पेपर में पढ़ते हैं। तो उसको रोकने के लिए सरकार ने एक सख्त कदम उठाने का आदेश किया है। देखिए युवा विकास एवं कल्याण के लिए पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या होगा, स्पेशल टास्क फोर्स बनेगी। क्या बनेगी, स्पेशल टास्क फोर्स बनेगी, STF बनेगी। ये क्या करेगी, पेपर जैसे ही पेपर लीकेज की जो भी घटनाएं होती हैं उनको रोका जाएगा, उससे पहले उनको संज्ञान में लिया जाए और बच्चों के जो भविष्य है उनके साथ कम से कम हानि हो। ठीक है, आगे देखिए क्या दिया है कि राज्य की सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए एक बार ये रजिस्ट्रेशन होगा। जो आपके SSO ID हैं वहां से एक बार आप रजिस्ट्रेशन कर दोगे तो सारे एग्जाम के अपने आप आपको एडमिट कार्ड मिलते रहेंगे, उसमें आपको फीस नहीं देनी पड़ेगी। हर पेपर में फीस देनी पड़ती है, इसके ऊपर पेपर छपाने के लिए सरकार के 200 करोड़ का वे होगा। देखिए इन लड़कियों को जैसे ही बोला गया कि हाँ भाई ठीक है एक बार ही फॉर्म फीस लगेगी उसके बाद नहीं लगेगी, तो इनके चेहरे पे क्या मिल रही है, खुशी आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, आगे देखिए, आगे मुख्यमंत्री अनुवृत्ति कोचिंग योजना की बात करते हैं। तो मुख्यमंत्री अनुवृत्ति कोचिंग योजना जो है उसके अंदर क्या किया गया है कि मुख्यमंत्री अनुवृत्ति कोचिंग योजना में 15,000, पहले पिछले साल 15,000 स्टूडेंटों को फायदा हुआ था, अब क्या हो रहा है 30,000 विद्यार्थियों को लाभ देने की घोषणा की गई है। इसके अंदर क्या होता है, यदि आप IAS का एग्जाम निकालते हो तो प्री एग्जाम के ऊपर आपको 50,000 रुपए मिलेंगे, मेंस एग्जाम निकालते हो तो 45,000 रुपए, और लास्ट में इंटरव्यू देके सिलेक्शन लेते हो तो 1 लाख रुपए। RS में ऐसे 50,000 रुपए आपको मिलते हैं। फिर आप PMT करते हो या IIT करते हो या कोई और भी एग्जाम 10th क्लास से भी स्टार्ट हो जाती है तो उसके अंदर आपको आर्थिक सहायता मिलेगी, रहने के लिए हॉस्टल मिलेगा, वहां पे आपका 40,000 रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से आपको रहना सहना दिया जाएगा। आगे है जिला मुख्यालय पर बनेंगे विवेकानंद, क्या बनेंगे, हर जिला मुख्यालय पे विवेकानंद यूथ हॉस्टल बनेंगे। तो इस हॉस्टल में क्या होगा कि जो भी बच्चा एग्जाम देने के लिए जाएगा वो यहाँ पे फ्री रह सकता है। एग्जाम देने के लिए आप मान लो मेरा सेंटर जोधपुर आया तो जोधपुर के अंदर क्या बनेगा, मुझे वहां पे विवेकानंद यूथ हॉस्टल मिलेगा, मैं वहां जाके फ्री रहूंगा। ठीक है, परीक्षाओं की तैयारी के लिए। आगे है ब्लॉक मुख्यालयों पर, जो ब्लॉक मुख्यालय होते हैं आपके, जो उपखंड मुख्यालय होते हैं उन पर डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित हो जाएगी। ये शिक्षा के बारे में बोला गया है कि डिजिटल लाइब्रेरी जो है वो ब्लॉक स्तर की बात की गई है। और यदि केंद्रीय बजट की बात करते हैं तो वो ग्रामीण स्तर के ऊपर भी डिजिटल लाइब्रेरी खोलने की बातें की हैं और यहाँ पे ब्लॉक स्तर पे की गई है घोषणाएं। ठीक है, आगे देखिए जोधपुर, कोटा और उदयपुर 3 संभाग है, जोधपुर है, कोटा है, उदयपुर में क्या खुलेगा, प्लेनेटेरियम खुलेगा। प्लेनेटेरियम क्या होता है, तारामंडल होता है, इस टाइप का होता है, ये तारामंडल होता है, तारामंडल जिसके अंदर आप क्या होगे, रात के अंदर यदि यहाँ पे नाइट सफारी स्टार्ट हो जाएगी, यदि रात में यहां से देखोगे तो दूरबीन टाइप से आपको दिखाया जाएगा कि किस टाइप से जो अपने प्लेनेट जो हैं, ग्रह हैं, वो घूम रहे हैं। ठीक है,
तो प्लेनेटेरियम कहां पे खुलेगा? जोधपुर, कोटा और उदयपुर के अंदर। ये इंपॉर्टेंट लगा लेना, यहां से क्वेश्चन बार बार आएगा, ठीक है। इस टाइप का होगा प्लेनेटेरियम जो होगा, तारामंडल इस टाइप का होगा, ठीक है। अगला आता है कि एपीजे अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ, ये अपने पूर्व राष्ट्रपति हैं, और बायोटेक्नोलॉजी जयपुर के अंदर खुलेगा। बायोटेक्नोलॉजी की बात आती है तो वो कहां पे खोला जाएगा? जयपुर के अंदर खोला जाएगा। कौन सा? अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कहां पे खुलेगा? जयपुर में। आगे बात आती है कि बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी भी लाई जाएगी। बायोटेक्नोलॉजी, बायो जो प्रोडक्ट हैं उनको बढ़ाने के लिए ये तो इंस्टीट्यूट खुल जाएगा, और एक नई नीति भी हम लेके आएंगे, पॉलिसी भी लेके आएंगे, ठीक है। आगे है जयपुर में बनेगा राजीव गांधी एविएशन। एविएशन विमानन होता है जो मतलब अपने एरोप्लेन से रिलेटिव होता है, तो जयपुर में बनेगा राजीव गांधी एविएशन यूनिवर्सिटी। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है कि जयपुर के अंदर विमानन यूनिवर्सिटी बनेगी, जिसके अंदर बच्चों को कि हवाई जहाज जो है उसके बारे में पुर्जे ठीक करने हैं या उनको उड़ाना है, इस टाइप का उनको नॉलेज दिया जाएगा, ठीक है। आगे दे रखा है कि कोटा संभाग में बनेगी माइनिंग यूनिवर्सिटी। माइनिंग खान होती है, तो खान यूनिवर्सिटी, खान विश्वविद्यालय जो है वो कहां पे बनेगा? कोटा संभाग के अंदर बनेगा। अब तो संभाग पहले 7 थे, अब 3 और बढ़ा दिए। कितने कर दिए? 10 कर दिए ना। तो 3 संभागों के अंदर कौन कौन से बढ़ाए हैं? एक तो बांसवाड़ा बढ़ाया है, बांसवाड़ा, दूसरा पाली, और तीसरा अपना सीकर, शेखावाटी का सीकर। ये 3 संभाग बढ़ाकर कितने कर दिए हैं? 10 संभाग कर दिए हैं, ठीक है। आगे आते हैं कि 27 नए राजकीय महाविद्यालय कॉलेज होती हैं, जो 27 नई कॉलेज खोली जाएंगी। इनमें एक कॉलेज तो हमारे गांव में भी लड़कियों की खुल रही है, ठीक है। आगे हैं 20 नए कन्या महाविद्यालय खोले जाएंगे। ये जो कन्या महाविद्यालय हैं वो 20 नए खोले जाएंगे, और जो दोनों के कमांड है वो 27 खोले जाएंगे, ठीक है। जयपुर में फैकल्टी डेवलपमेंट अकादमी की घोषणा की गई है कि जयपुर जो है वहां पे फैकल्टी डेवलपमेंट अकादमी खुलेगी। फैकल्टी डेवलपमेंट जो अकादमी है वो कहां पे खुलेगी? जयपुर के अंदर खुलेगी, ठीक है। आगे देखिए, कालीबाई भील मेधावी स्कूटी छात्रा की बात करते हैं। कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी वितरण योजना, 2 योजनाएं हैं। एक तो कालीबाई भील है, एक देवनारायण जी स्कूटी योजना है। तो कालीबाई भील के अंदर देखिए छात्रा स्कूटी योजना व देवनारायण स्कूटी योजना जो है, में बालिकाओं को 30,000 स्कूटी वितरित होंगे। इस बार कितनी स्कूटी होंगी? पिछली बार 20,000 थी, अब 10,000 और बढ़ाकर कितनी कर दी? 30,000 प्रतिवर्ष होंगी, ठीक है। ये लड़कियां हैं, इनको स्कूटी दी गई है, जो अच्छे नंबर लेके आती है उनको। तो कालीबाई भील की बात करते हैं, कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना की बात करते हैं, तो इसके अंदर क्या होता है कि लड़कियां जो हैं वो स्कूल लेवल की लड़कियां होती हैं, 10वीं 12वीं की लड़कियां होती हैं। देवनारायण योजना की बात करते हैं, इसमें कॉलेज अपर क्लास की लड़कियां होती हैं, कॉलेज और यूनिवर्सिटी की लड़कियां होती हैं, ठीक है। अब सभी विद्यार्थियों को आरटी राइट टू एजुकेशन के तहत कक्षा 1 से 12 तक निःशुल्क शिक्षा की घोषणा की गई है। पहले जो निःशुल्क शिक्षा थी वो प्राइवेट स्कूलों के अंदर 25% रिजर्वेशन हुआ करता था, ठीक है। आगे कक्षा 1 से 12 तक नहीं दिया जाता था, कक्षा कुछ स्कूलों में 8 तक दिया जाता था, 10 तक दिया जाता था। अब बोला गया है कि 1 से 12 तक जो बच्चे होंगे उनको राइट टू एजुकेशन के तहत फ्री शिक्षा मिलेगी। आगे कक्षा 10वीं के 10,000 विद्यार्थियों को टैलेंट सर्च, एक एग्जाम लगेगा टैलेंट सर्च का, उसके आधार पर एग्जाम से मिलेगी स्कॉलरशिप। अब 10वीं क्लास के छात्र जो हैं उनका एक राजस्थान लेवल पे एग्जाम लगेगा और उसके ऊपर टैलेंट सर्च किया जाएगा, उसका नाम है टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन रखा जाएगा, और आगे जाके इन बच्चों को क्या मिलेगी? छात्रवृत्ति मिलेगी, ठीक है। आगे दे रखा है कि राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक, राजकीय जो विद्यालय हैं, सरकारी जो स्कूल हैं, 1 से लेके 8 तक विद्यार्थियों को दी जाएगी 2 सेट यूनिफॉर्म। पहले क्या होता था? 5 तक दिया जाता था, अब इसको बढ़ाकर 8 तक कर दिया गया। 2 सेट दिया जाएगा कि बच्चा एक सेट गंदा होने पे उसको धो के सुखा दे और दूसरा पहन के आ जाए। इसके ऊपर 560 करोड़ रुपए का राज्य सरकार के ऊपर अतिरिक्त भार आएगा, ठीक है। शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में 1000 महात्मा गांधी, 1,000 शहरी क्षेत्र में भी 1000 होंगे और ग्रामीण क्षेत्र में भी 1000 महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले जाएंगे। तो इंग्लिश मीडियम स्कूलों की जब बात करते हैं तो अभी तक 3200 खुल चुकी थी,
3200 खुल चुकी थी, प्लस दोनों के अंदर 1000 और 1000 ये और दे दिया तो 2000 और जुड़ गई। तो यदि कुल पूछ लिया जाए तो 5200 इंग्लिश मीडियम स्कूल महात्मा गांधी राजस्थान के अंदर हो गए हैं। ठीक है, आगे बात आती है कि राजीव गांधी ग्रामीण व शहरी ओलंपिक खेलों को एक साथ कर दिया गया। राजीव गांधी ग्रामीण और राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेल अलग अलग थे। शहरी ओलंपिक खेलों का आयोजन नहीं हो पाया। राजीव गांधी ग्रामीण जो खेल थे इसका शुभंकर क्या लिया गया था, शेरू लिया गया था। क्या लिया था, शुभंकर, तो शेरू था इसका। फिर ये शुरू कब हुआ था, कब शुरू हुआ था, ये 29 अगस्त को हुआ था। कब हुआ था, 29 अगस्त को शुरू हुआ था। 29 अगस्त 2022 को शुरू हुआ था और ये जोधपुर के पाल गांव से शुरू हुआ था। कहां से हुआ था, जोधपुर का पाल गांव, जोधपुर के पाल गांव से शुरू हुआ था, पाल गांव। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार आ चुका है। जोधपुर के पाल गांव से शुरू हुआ था, 29 अगस्त 2022 को शुरू हुआ था। ये उस दिन क्या होता है, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जो हैं उनके जन्मदिन के ऊपर ये शुरू किया गया है। अब बोला गया है कि राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक जो होंगे इनको एक साथ हम मर्ज कर दिया जाएगा, एक साथ आयोजित किया जाएगा। आगे प्रत्येक संभाग में एक सलीम दुरानी आवासीय स्पोर्ट्स स्कूल खोली जाएगी। सलीम दुरानी जो है वो क्रिकेटर थे। कौन थे, क्रिकेटर थे, क्रिकेटर। और सलीम दुरानी का जन्म जो हुआ था वो अफगानिस्तान में हुआ था, अफगानिस्तान में हुआ था। ठीक है, सलीम दुरानी का जो जन्म हुआ था वो अफगानिस्तान के अंदर हुआ था और ये एक क्रिकेटर थे, टेस्ट मैच इन्होंने खेले थे। ठीक है, सलीम दुरानी आवासीय स्पोर्ट्स खेल एकेडमी खोली जाएगी। आगे बात आती है कि भरतपुर में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनेगा। भरतपुर जो है उसके अंदर क्या बनेगा, स्पोर्ट्स का कॉम्प्लेक्स बनेगा। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है, उसमें कई टाइप के ग्राउंड बनेंगे, जैसे क्रिकेट का भी ग्राउंड है, हॉकी का भी है, फुटबॉल का भी है, वॉलीबॉल का भी है, बेसबॉल का भी है। तो सारे जो ग्राउंड होंगे उसको कॉम्प्लेक्स बोला जाता है, कॉम्प्लेक्स जॉइंटेड को बोला जाता है। ठीक है, आगे कोलिडा सिक्कर बांसवाड़ा में फुटबॉल अकादमी बनेगी। फुटबॉल अकादमी कहां कहां बनेगी, कोलिडा सिक्कर के अंदर बनेगी और बांसवाड़ा के अंदर बनेगी। बांसवाड़ा और सिक्कर के अंदर बनेगी, क्योंकि याद रखने के लिए ये है कि ये दोनों नए संभाग बने हैं, दोनों नए संभाग बने हैं। कौन कौन से बने हैं, कोलिडा सिक्कर का और बांसवाड़ा। कोलिडा बना है, ये सिक्कर बना है और बांसवाड़ा बना है। तो यहां पे फुटबॉल अकेडमी खोली जाएगी। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि बीकानेर में साइकिलिंग अकादमी, साइकिल चलाने के लिए ट्रैक बनेगा और अकादमी, वो साइकिल भी आपको 10-10 रुपए के किराए पे मिलके आप चला सकते हो। तो वो कहां पे बनेगा, बीकानेर के अंदर। आगे भीलवाड़ा के अंदर कुश्ती अकेडमी बनेगी। कुश्ती की जो अकादमी जो है वो भीलवाड़ा के अंदर बनेगी। राजगढ़ चूरू के अंदर एथलेटिक्स बनेगी, एथलेटिक्स। आगे जाके बाड़मेर और सिक्कर के अंदर क्या बनेगी, बास्केटबॉल अकादमी बनेगी। तो ध्यान रखना, बीकानेर जो है यहाँ पे साइकिलिंग की प्रतियोगिताएं होंगी, भीलवाड़ा के अंदर कुश्ती प्रतियोगिता होंगी, राजगढ़ चूरू के अंदर एथलेटिक्स होगा, दौड़ का मतलब जो भी बॉडी जो फिजिकल गेम होते हैं वो सारे के सारे एथलेटिक्स में आते हैं। आगे बाड़मेर सिक्कर के अंदर बास्केटबॉल अकादमी बनेगी। बास्केटबॉल कहां पे बनेगी, सिक्कर और बाड़मेर के अंदर। ठीक है, अगला देखिए, चिकित्सा और स्वास्थ्य पे बात कर लेते हैं। एक्चुअली क्या हुआ, चिकित्सा और स्वास्थ्य को कोविड-19 की वजह से देना था तो कंटिन्यू बजट में उन्हें दिया गया, अब थोड़ा उनका कम किया गया, लेकिन जो फिजिकल हेल्थ के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया गया। एक तो बोला गया है कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, स्वास्थ्य बीमा योजना में प्रति परिवार राशि 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए करने की घोषणा की है। कि देखिए ये अपने गहलोत साहब हैं, तो इन्होंने क्या किया, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना जो है इसके अंदर राशि जो थी वो पहले कितनी थी, 10 लाख थी, इसको बढ़ाकर कितना कर दिया, 25 लाख कर दिया। ठीक है, 25 लाख जो है वो इसको बढ़ाकर कर दिया गया है। ठीक है, आगे देखिए, मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना की बात करते हैं। मुख्यमंत्री चिरंजीवी जो दुर्घटना बीमा योजना है ये कब शुरू हुई थी, 1 मई से हुई थी ना, 1 मई 2021 से शुरू हुई थी। तो 1 मई 2021 से शुरू हुई थी मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना। तो यहां प्रति परिवार दुर्घटना, जो प्रति परिवार यदि दुर्घटना हो जाती है किसी की तो उनको पहले 5 लाख रुपए दिए जाते थे, अब उसको बढ़ाकर क्या कर दिया, 10 लाख रुपए कर दिया। तो 10 लाख रुपए करने की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा जो है, चिरंजीवी दुर्घटना बीमा
जो ये देखिए, ये इस टाइप से कोई दुर्घटना हो जाता है, किसी की डेथ हो जाती है, तो उसको 5 लाख रुपए तक का फ्री था, अब इसको बढ़ाकर कितना कर दिया, 10 लाख तक कर दिया, ताकि उसके पारिवारिक मजबूती थोड़ी बहुत मिल सके। ठीक है, चिरंजीवी एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम की बात अपन कर रहे हैं। ठीक है, आगे अब बार बार क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं, रोज न्यूज में आती है कभी कभी कि सीकर, जयपुर और कोटा के अंदर तैयारी करने वाले बच्चे होते हैं, वो सुसाइड कर लेते हैं। तो उस सुसाइड को रोकने के लिए क्या किया गया है, जयपुर और जोधपुर और कोटा, जयपुर, जोधपुर और कोटा, इन तीनों संभागों में साइकोलॉजिकल काउंसलिंग सेंटर बनाने की घोषणा की है कि साइकोलॉजिकल काउंसलिंग सेंटर बनाओ यदि कोई भी बच्चे के साइकोलॉजिकल थोड़ा बहुत हल्का फुल्का डिफेक्ट लगता है, क्योंकि आज के दिन मोबाइल इंटरनेट की दुनिया है, बार बार आप इसके अंदर घुसे रहते हो तो माइंड संकीर्ण हो जाता है, और साइको होना कोई बड़ी बात नहीं है, सब हो जाते हैं साइको। ठीक है, हल्का फुल्का तो सभी होते हैं, लेकिन उसके ऊपर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, तो उनका समय पे इलाज हो सके, इसलिए तीनों संभाग में जयपुर, जोधपुर और कोटा के अंदर क्या बन रहा है, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग सेंटर बनाने की बात की गई है। ठीक है, यह आपका ब्रेन है, इसके अंदर कुछ न कुछ विचारे घूमते रहते हैं, ये बार बार आपस में टकराव करने से यहाँ पे क्वेश्चन खड़े हो जाते हैं, वो क्वेश्चन इतना गहरा बन जाता है कि बाद में क्या करना पड़ेगा, आपको साइको होना पड़ेगा, और साइको होके आदमी क्या कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। तो ये संकीर्ण माइंड को मिटाने के लिए क्या कर रहे हैं कि हम साइकोलॉजिकल काउंसलिंग सेंटर बनाने की घोषणा की गई है मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा। ठीक है, आगे देखिए, प्रतापगढ़, जालोर और राजसमंद की बात की गई है कि राजस्थान के अंदर पहले 33 जिले थे, 33 थे, अब ये बात पुरानी हो चुकी है, अब 19 जिले और बन गए हैं, तो टोटल 52 जिले हो गए हैं। ठीक है, तो प्रतापगढ़ के अंदर मेडिकल कॉलेज नहीं थी, जालोर के अंदर मेडिकल कॉलेज नहीं थी, और राजसमंद के अंदर मेडिकल कॉलेज नहीं थी। तो यहां पे क्या किया है कि 1,000 करोड़ व्यय करके राज्य सरकार ने इन 3 जिलों के अंदर मेडिकल कॉलेज बनाने की घोषणा की है। हमें झुंझुनू के अंदर तो हमें मिल गया है, झुंझुनू हमारी जो मेडिकल कॉलेज मिली है वो हमें भारत सरकार के बजट से मिली है। भारत सरकार का जो बजट है 2023-24 का, इससे हमें झुंझुनू के अंदर मेडिकल कॉलेज मिल गई है। बाकी प्रतापगढ़, जालोर और राजसमंद साउथ राजस्थान के जिले हैं जिनको मेडिकल कॉलेज बनाने की घोषणा की है, और वे कितना होगा, इसके ऊपर 1,000 करोड़ का ये मेडिकल कॉलेज है, इसमें 1,000 करोड़ का वे होगा। ठीक है, आगे देखिए, जोधपुर में मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाने की बात की गई है कि जोधपुर जो है ये क्या है कि सरदारपुरा सीट से अपने सीएम साहब खड़े होते हैं, जीतते भी हैं, तो यहाँ पे जोधपुर का ज्यादा डेवलप हो रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समय में सबसे ज्यादा यदि डेवलप हुआ है जिस क्षेत्र का हुआ है तो वो जोधपुर का ज्यादा हुआ है। ठीक है, तो मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा इसके अंदर की गई है। मारवाड़, इस क्षेत्र को मारवाड़ बोला ही जाता था, मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा की गई है। इसके ऊपर 500 करोड़ का व्यय होगा। निम्बाहेड़ा में नर्सिंग कॉलेज खोला जाएगा, बच्चों के लिए नर्सिंग जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए निम्बाहेड़ा, ये कहां पे पड़ता है, चित्तौड़गढ़ में पड़ता है, चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। और ये निम्बाहेड़ा किसके लिए फेमस है, सीमेंट फैक्ट्रियों के लिए बहुत ज्यादा फेमस है निम्बाहेड़ा। ठीक है, आगे बात आती है जयपुर के चाकसू में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पंचकर्मा खोला जाएगा। पंचकर्मा जो आयुष जो है आपके वो खोले जाएंगे, है ना, आयुर्वेद है, यूनानी है, होम्योपैथी है, तो वो चीजें कहां पे खोले जाएंगे, चाकसू जयपुर के अंदर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पंचकर्मा खोला जाएगा। कहां पे, जयपुर चाकसू के अंदर। ठीक है, आगे नाथद्वारा कहां पड़ता है, राजसमंद में पड़ता है, राजसमंद। ठीक है, राजसमंद में आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा का एक एकीकृत इंटीग्रेटेड महाविद्यालय, इंटीग्रेटेड यूनिवर्सिटी, एकीकृत महाविद्यालय खोला जाएगा। कहां पे खोला जाएगा, नाथद्वारा, राजसमंद के अंदर खोला जाएगा। किस चीज का, आयुर्वेद का है, योग का है और प्राकृतिक चिकित्सा का खोला जाएगा। ठीक है, आगे सड़क सुरक्षा के बारे में क्या दिया है, देखिए, जिला स्तर पर रोड सेफ्टी टास्क फोर्स जो है वो उसका गठन किया जाएगा। जिला स्तर के ऊपर जो है प्रत्येक जिले के ऊपर रोड सेफ्टी टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा ताकि कम से कम एक्सीडेंट हो, एक्सीडेंट जो है, दुर्घटना जो है वो कम से कम हो, दुर्घटनाओं को रोका जा सके। आगे सामाजिक सुरक्षा के लिए उन्होंने क्या बोला है, सामाजिक सुरक्षा के लिए बोला है कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना में, मुख्यमंत्री चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना क्या है कि ये जो अपने श्रमिक जो होते हैं, ये यदि कोई हॉस्पिटलाइज हो गया
किसी के लग गई और मजदूर आदमी है उसके लग गई, हॉस्पिटलाइज हो गया, तो वो हॉस्पिटल में रहेगा तो उसका थोड़ा बहुत इलाज रहेगा, तो वो 7 दिनों तक यदि हॉस्पिटल के अंदर रहा तो बोला गया है कि प्रतिदिन 200 रुपए के हिसाब से उनको मजदूरी देंगे। तो 7 दिन के देंगे तो कुल 1400 रुपए देने की घोषणा की गई है कि प्रतिदिन हम 200 रुपए उनको देंगे 7 दिनों तक यदि वो हॉस्पिटल के अंदर है, तो कुल 1400 रुपए जो मजदूर है, मुख्यमंत्री जो चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना के जो मजदूर हैं उनके पास ये कार्ड बना हुआ है, तो उनके लगने पे या कोई हॉस्पिटल है, बुखार जुकाम कुछ होने पे हम उसको 200 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से 7 दिन तक का खर्चा देंगे। ठीक है, आगे बोला है इंदिरा रसोई योजना। इंदिरा रसोई योजना शुरू कब हुई थी? 20 अगस्त 2020 को, 20 अगस्त 2020 को शुरू हुई थी। ठीक है, ये सभी 213 शहरी निकाय में हुई थी, 213 शहरी निकाय में हुई थी, शहरी निकाय में हुई थी। ठीक है, तो 213 शहरी निकायों के अंदर शुरू हुई थी। आगे जाके इनको बढ़ाते बढ़ाते 1000 कर दिया गया है, 1000। अभी वर्तमान में 980 संचालित हैं, चालू कितनी है? 980 हैं, लेकिन अब इस बजट में बोल दिया कि हम 1000 और बढ़ाएंगे, कुल 2000 कर देंगे, 2000 कर देंगे। ठीक है, अभी थोड़े दिन पहले और स्टेटमेंट आई है कि ग्रामीण स्तर के ऊपर भी इनको चालू किया जाएगा। ठीक है, तो इंदिरा रसोई योजना में रसोइयों की संख्या बढ़ाकर 1000 से, इसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि 8 रुपए प्रति प्लेट है। ठीक है, 8 रुपए प्रति प्लेट है। इसके साथ में 17 रुपए का, पहले गवर्नमेंट को 12 रुपए अनुदान देती थी, अब 5 रुपए और बढ़ाकर 17 रुपए अनुदान दे दिया। 8 रुपए आप दे रहे हो, प्रति थाली खर्चा पूछ लिया जाए तो 25 रुपए जो है वो प्रति थाली का खर्चा आ जाएगा, 25 रुपए जो है वो प्रति थाली का खर्चा आ जाएगा। ठीक है, अब नगर निगम की बात करते हैं, वहां पे 300 थाली सुबह बटेंगी, 300 शाम को बटेंगी। नगर परिषद और नगर पालिका की बात करते हैं तो वहां पे 150 थाली सुबह और 150 थाली शाम को बटेंगी। ठीक है, आगे बोला है कि जोधपुर में महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय खोला जाएगा। तो पहला अपना कहां पे है? महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय की बात कर रहे हैं तो एक तो जामडोली में है, जामडोली ये कहां पे पड़ता है? जयपुर के अंदर पड़ता है। जयपुर के अंदर तो ऑलरेडी खुल चुका है, आगे जोधपुर के अंदर और दिव्यांगों के लिए जो फिजिकल हैंडीक्राफ्ट है उन लोगों के लिए विश्वविद्यालय खोला जाएगा। ठीक है, आगे है कोटा, भरतपुर, उदयपुर में विशेष योग्य जन महाविद्यालय खोला जाएगा। ये विशेष योग्य जनों के लिए खोला जाएगा। ठीक है, और ये किसके लिए खोला जाएगा? दिव्यांगों के लिए खोला जाएगा, और दिव्यांगों के लिए जोधपुर में खुलेगा। कोटा संभाग, भरतपुर और उदयपुर संभाग में विशेष योग्य जनों के लिए जो है वो महाविद्यालय खोला जाएगा। ये विश्वविद्यालय खुल रहा है, यहाँ पे कॉलेज की बात हो रही है, और ये यूनिवर्सिटी की बात आ जाएगी तो कहां चले जाओगे आप? जोधपुर में। और यदि कॉलेज की बात आ जाएगी तो कोटा, भरतपुर और उदयपुर के अंदर खोलने की घोषणा की गई है। आगे स्वयं सहायता जो क्या होते हैं? सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, कि महिलाओं को 800 करोड़ का ऋण दिया जाएगा। ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि जो महिलाएं होती हैं वो अपने स्तर पे लोगों को कार्य भी देती हैं, अपना घर का खर्चा भी चलाती हैं, प्लस में सरकार से उनसे लोन लेके सिलाई मशीन लगा ली, जैसे कुछ लोगों ने कुछ और बर्तन बनाने के, कोई प्लास्टिक का कारखाना, इस टाइप से कुछ 20 लोगों के आसपास के लोगों को मिला के सिलाई मशीन का है, बर्तन बनाने का है, कुछ पर्दे सिलने का है, इस टाइप से वो अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकती हैं। ठीक है, आगे है 8000 आंगनबाड़ी और 2000 मिनी आंगनबाड़ी केंद्र खुलेंगे। तो आंगनबाड़ी जो है वो 8000 आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे, प्लस में 2000 मिनी आंगनबाड़ी केंद्र, जो छोटी आंगनबाड़ी हो ना वह केंद्र खोलेंगे। ठीक है, इसके ऊपर 320 करोड़ का व्यय आएगा। कितना व्यय आएगा? 320 करोड़ का व्यय आएगा। ठीक है, आगे है 17 लाख आंगनबाड़ी बच्चों को। ये जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो स्कूल से पहले आंगनबाड़ी, ये प्री स्कूल होता है, ये प्री स्कूल होता है, तो 17 लाख आंगनबाड़ी बच्चों को 2 सेट यूनिफॉर्म दिया जाएगा। उनको भी ड्रेसें मिलेंगी, 8वीं तक के बच्चों को भी 2 सेट यूनिफॉर्म मिलेगा और इनको भी 2 सेट यूनिफॉर्म मिलेगा। उसका भी 800 करोड़ था और इसका भी 180 करोड़ है। ठीक है, आगे बात आती है पहले 30% किराया देना पड़ता था उनको, अब बढ़ाकर उसको 50% किराया फ्री कर दिया गया। कितना किराया फ्री कर दिया गया? 50% किराए में छूट कर दी गई। जैसे मान लो 100 रुपए लगने हैं, जयपुर से चिड़ावा से जयपुर जा रहे हैं, 200 रुपए लगेंगे, तो महिलाओं के 100 ही लगेंगे। ठीक है, आधा कर दिया गया है।
मिड डे मील, बच्चों को प्रतिदिन दूध की बात की गई है कि मिड डे मील के अंदर पहले 2 दिन दूध की बात की गई, पहले सप्ताह में 1 दिन, फिर 2 दिन दूध की बात की गई थी। अब बोले कि प्रतिदिन बच्चों को दूध दिया जाएगा। और ये शुरू कब से होगा? शुरू, सारी चीजें जो शुरू हैं वो 1 अप्रैल से होंगी, क्योंकि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक अपना वित्तीय वर्ष होता है। ठीक है, आगे देखिए क्या दे रखा है, ये अपना सिंबल है, आईक्यू लेवल एकेडमी का लोगो है ये। ठीक है, कोरोना में अनाथ बालक बालिकाओं को सरकारी नौकरी, जिनके माता पिता कोरोना के अंदर उनको छोड़ चले गए दुनिया से, उनको क्या होगा? सरकारी नौकरी राज्य सरकार देने की घोषणा की गई है, ऐलान किया गया है। आगे है औद्योगिक विकास के बारे में क्या बोला गया है कि 50 उपखंडों में नए औद्योगिक क्षेत्र बनेंगे। नए औद्योगिक क्षेत्र कितने बनेंगे? 50 उपखंडों में बनेंगे। और अब उपखंडों को जिले कितने कर दिए? 52 कर दिए गए हैं। तो अब थोड़ा और आगे चेंजमेंट आएगा, उपखंडों में 50 उपखंडों में नए औद्योगिक क्षेत्र बनेंगे। उदयपुर के अंदर एयर कार्गो बनेगा। यदि पूछा जाए कि एयर कार्गो जो है वो कहां पे बनेगा, तो वो उदयपुर के अंदर एयर कार्गो बनेगा। और एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, ये तो कार्गो है और इसके साथ कॉम्प्लेक्स लग जाएगा, तो कॉम्प्लेक्स लग जाने के बाद तुरंत बाद जयपुर नाम आ जाएगा। जयपुर, ये सांगानेर एयरपोर्ट के अंदर है। ठीक है, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स की बात आती है, वो जयपुर सांगानेर एयरपोर्ट के अंदर है और उदयपुर के अंदर एयर कार्गो बनेगा। ठीक है, आगे बीकानेर पंचपदरा में इनलैंड कंटेनर डिपो बनेंगे, क्योंकि अपने जो है डिपो जो होते हैं वो कंटेनर के डिपो होंगे। जैसे रेल जो है उसके ऊपर सामान जो भर के जाता है, तो जो लैंड एरिया होता है, जमीनी एरिया होता है, तो सबसे ज्यादा आयात जो निर्यात होता है वो रेल मार्ग से होता है। तो इनलैंड कंटेनर डिपो कहां कहां बनेंगे? बाड़मेर, पंचपदरा में और बीकानेर के अंदर इनलैंड कंटेनर डिपो बनेंगे। आगे ब्लू पोल्ट्री का, ब्लू पोल्ट्री आई कहां से थी? पर्सिया से थी, पर्सिया से आई थी, जिसको ईरान बोला करते थे। ईरान जो बोला करते थे वहां से ब्लू पोल्ट्री राजस्थान के अंदर आई है। तो जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सलेंस बनेगा। ब्लू पोल्ट्री जो है उसका जयपुर के अंदर क्या बनेगा? सेंटर ऑफ एक्सलेंस बनेगा। ब्लू पोल्ट्री आपको पता ही है जयपुर की ही है। अलवर जो है और पुष्कर में ग्रामीण हाट लगेंगे, यहाँ पे ग्रामीण मेले लगेंगे। ग्रामीण हाट क्या होते हैं? मेले होते हैं, मेले। मेले लगेंगे, कहां पे लगेंगे? 2 जगह लगेंगे, एक तो पुष्कर अजमेर में, अजमेर के अंदर ये, और दूसरा अलवर के अंदर। इस ग्रामीण हाट में क्या होता है कि आपके गांव में विशेष क्षेत्र में कौन सी चीजें बनती हैं वो बिकेंगे आपकी। ठीक है, आगे सड़क के बारे में देख लेते हैं कि सड़क के लिए क्या बोला है। सड़क के लिए बोला है कि प्रत्येक नगर पालिका के बाद, ये आरओयू वाले थोड़े स्पेशल देख लेना भाई, तो प्रत्येक नगर पालिका में 20 किलोमीटर, नगरीय नगर पालिका की बात करते हैं तो वहां 20 किलोमीटर सड़क जो होती है टूटी फूटी उनको जोड़ा जाएगा। नगर परिषद जो है उनके अंदर 35 किलोमीटर सड़कों को जोड़ा जाएगा। और नगर निगम जो है उसके अंदर 50 किलोमीटर तक की मुख्य सड़कों को रिपेयरिंग की जाएगी। जो मुख्य सड़क जो है टूटी फूटी उनको रिपेयरिंग की जाएगी, लिंक सड़क जो है वो टूट गई उनको जोड़ा जाएगा। तो नगर पालिका के अंदर 20 किलोमीटर की सड़कें, नगर निगम में 35 किलोमीटर की सड़कें, वो सॉरी नगर परिषद में 35 किलोमीटर की, और नगर निगम की बात आती है तो 50 किलोमीटर की सड़कें। नगर निगम कितनी है अपने, वो आप कमेंट में लिख देना। नगर, ये मैं बता देता हूं, 169 ये बन चुकी हैं, ये आपकी 34 हो चुकी हैं। नगर निगम आप खुद बता देना, ठीक है, कमेंट कर देना। आगे है 6000 गांवों में 1 किलोमीटर तक की इंटरलॉक सड़क बनेगी। यदि अपने फिलहाल राज्य में कितने गांव हैं? लगभग 45,000 गांव, 45,000 गांव हैं राजस्थान राज्य के अंदर। बात करते हैं गांवों की, तो इसके अंदर 6000 गांवों को लिया गया है और उसके अंदर 1 किलोमीटर तक की इंटरलॉक लाग की सड़क बनेगी। ये जो फूल पातिड़ा आया करे ना, जो ईंट सारी का झटके लगाया करे, वो इंटरलॉक लगा के सड़क बनेगी। आगे है कि राज्य में 1000 किलोमीटर लंबाई के राजमार्गों को 2 लेन के अंदर बदला जाएगा। 1000 किलोमीटर की जो लंबाई के राजमार्ग हैं वो पहले सिंगल लाइन में थे, अब उनको डबल लाइन में किया जाएगा, 2 लेन के अंदर बदला जाएगा। जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर के लिए जीआईएस आधारित 3D सिटी योजना चलेगी। तो जीआईएस आधारित 3D सिटी योजना जो है वो कहां पे बनेगी? जोधपुर के अंदर बनेगी, उदयपुर के अंदर बनेगी, कोटा के अंदर बनेगी। ये लूप सिस्टम टाइप के अंदर बनेगा। तो कहां पे? उदयपुर, जोधपुर और कोटा, 3 संभागों के अंदर ये बनेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे पेयजल के लिए बोला गया है कि पेयजल जो है, जल जीवन मिशन जो योजना है उसके तहत 2024 तक उसका टारगेट रखा गया ना कि सभी घरों को पानी देना।
तो अमृत 2.0 योजना में 183 शहरों कस्बों में पेयजल वितरण की व्यवस्था की जाएगी। अमृत 2.0 के अंदर कितने में किया जाएगा? 183 शहरों और कस्बों के अंदर पेयजल की व्यवस्था की जाएगी। आगे 3 वृहद पेयजल योजनाएं बनेंगी। 3 बड़ी जो पेयजल है वो योजनाएं बनेंगी। उनके ऊपर वे जो कितना आएगा वो आएगा 11,255 करोड़ रुपए का। कितना आएगा? 11,255 करोड़ रुपए का। वो जो 3 वृहद पे उदयपुर में पेयजल की आपूर्ति के लिए एक तो देवास 3 और देवास 4, देवास 3 और देवास 4 जो है वो बांध बनेंगे जो उदयपुर के अंदर पेयजल की व्यवस्था करेंगे। ठीक है, आगे आता है, देखिए बाड़मेर। बाड़मेर में क्या होगा? 1100 मेगावाट का, बाड़मेर के अंदर 1100 मेगावाट का लिग्नाइट आधारित पावर प्लांट लगेगा। लिग्नाइट क्या होता है? कोयला। तो कोयला, लिग्नाइट कोयले से बिजली बनाने का पावर प्लांट कहां लगेगा? बाड़मेर के अंदर लगेगा। कितना मेगावाट का लगेगा? 1100 मेगावाट का लगेगा। ठीक है, कितना मेगावाट का लगेगा? 1100 मेगावाट का। ये देखिए इस टाइप से ये जो आपके पावर प्लांट हैं और ये बिजली के पोल यहां से जा रहे हैं, तो ये कितने का लगेगा? बाड़मेर के अंदर 1100 मेगावाट का लगेगा। ठीक है, इसके ऊपर 7700 करोड़ रुपए का वे होगा। कितना होगा? 7700 करोड़ का वे होगा। आगे भडला, ये कहां पड़ता है? जोधपुर के अंदर। दुनिया का सबसे बड़ा है ना ये सोलर प्लांट, जो दुनिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट कहां लगा हुआ? भडला, जोधपुर में। बीकानेर, बलक, बीकानेर के बलक में बलक पावर कॉरिडोर बनेगा। तो बीकानेर और भडला के अंदर बलक पावर कॉरिडोर बनेगा। 400 किलोवाट के बनेंगे। 400 किलोवाट के क्या बनेंगे? 2 सब स्टेशन बनेंगे। एक तो कहां पे बनेगा? बीकानेर में, और दूसरा भडला जोधपुर के अंदर बनेगा। राज्य में 11,000 मेगावाट क्षमता के अक्षय ऊर्जा आधारित प्लांट लगेंगे। तो 11,000 मेगावाट क्षमता के, आगामी 1 वर्ष के लिए बोला गया है कि 11,000 मेगावाट क्षमता के अक्षय ऊर्जा प्लांट लगेंगे, जिसके अंदर आपकी सोलर एनर्जी हो गई, विंड एनर्जी हो गई, वो सारी चीजें इसके अंदर आ जाएंगी। ठीक है, आगे देखिए वन की बात आती है। वन, राजस्थान को हरित प्रदेश बनाने के लिए राजस्थान ग्रीन एंड रिवरलैंडिंग मिशन चालू किया जाएगा। क्या किया जाएगा? रिवरलैंडिंग मिशन, ग्रीन एंड, राजस्थान ग्रीन एंड रिवरलैंडिंग मिशन जो है वो चालू किया जाएगा। राजस्थान को हरित प्रदेश बनाने के लिए सड़क के चारों तरफ क्या लगाया जाएगा? पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। आगे जमुआरामगढ़ जयपुर में इंटीग्रेटेड रिसोर्स की बात कर रहे हैं, रिकवरी पार्क बनेगा। इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क जो होगा, इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क जो होगा वो अपने कहां पे बनेगा? जमुआरामगढ़ जयपुर के अंदर बनेगा। ठीक है, ये बातें वन के लिए की गई है। आगे पर्यटन कला और संस्कृति की देख लेते हैं। पर्यटन कला और संस्कृति के लिए बोला गया कि माउंट आबू, जोधपुर, माउंट आबू सिरोही का, ठीक है, सिरोही, जोधपुर, उदयपुर सहित 5 स्थलों पर क्या बनेगा? अंतरराष्ट्रीय स्तर के गोल्फ कोर्स बनेंगे, जहां पे गोल्फ खेला जाता है, उसके स्टेडियम बनेंगे। ये दुनिया में यदि कोई महंगा स्टेडियम बनता है तो इसी चीज का बनता है। ठीक है, इसमें बनने में टाइम भी लगते हैं, पेड़ पौधों की साइज, लंबाई, एवरेज, पानी, खड्डे, सारी चीजें देखी जाती है। तो कहां पे बनेगा? एक तो माउंट आबू में, एक जोधपुर के अंदर, एक उदयपुर के अंदर। आगे बोला है कि 5 स्थलों के ऊपर बनेंगे। ठीक है, जयपुर में जयपुर कला समागम आयोजन किया जाएगा। जयपुर कला लिटरेचर के लिए बोला गया है कि जयपुर जो कला है, आर्ट जो है, उसके लिए एक समागम प्रोग्राम आयोजित किया जाएगा। आगे कानून व्यवस्था देखिए क्या बोला गया है। कानून व्यवस्था के लिए ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में पंचायत और वार्ड स्तर पर महात्मा गांधी पुस्तकालय एवं संविधान केंद्र खोले जाएंगे। संविधान केंद्र और पुस्तकालय, डिजिटल लाइब्रेरी की बात आती है, ब्लॉक स्तर पे खुलेंगे। और यदि महात्मा गांधी पुस्तकालय और महात्मा गांधी संविधान केंद्र की बात आती है तो वो कहां पे खुलेंगे? पंचायत स्तर पे और वार्ड स्तर पे खुलेंगे। 50,000 महात्मा गांधी सेवा प्रेरक जो होंगे उनको भर्ती किया जाएगा। 50,000 महात्मा गांधी सेवा प्रेरक लिए जाएंगे। 41 न्यायालय बनेंगे। 41 जो है वो नए कोर्ट और बनेंगे। ठीक है, आगे देखिए सुशासन की बात करते हैं। सुशासन की अजमेर, कोटा, भरतपुर, बीकानेर, अजमेर है, कोटा है, भरतपुर, बीकानेर, उदयपुर संभाग मुख्यालयों पर आरकेट जो है वो केंद्र बनेंगे। आरकेट केंद्र अभी कहां पे है? जयपुर के अंदर है। अभी जयपुर के अंदर है।
अब कहां बन गए, अजमेर बन गया, कोटा, भरतपुर, बीकानेर, उदयपुर, मतलब बचे हुए 5 संभागों के अंदर और बन गया। तो ये क्या बनेंगे, आरकेट सेंटर केंद्र जो है वो सेंटर आपके बनेंगे। 17 मई को क्या हो, 17 नई नगर पालिकाएं बनेंगी, 3 नए नगर परिषद बनेंगे। 17 नई नगर पालिका बनने की बात की गई है और 3 नए नगर परिषद बनेंगे। लेकिन उससे पहले इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि 3 तो संभाग और प्लस में 19 जिले, 19 जिले। तो अब वो क्या होती है कि एक कहानी चलती है हमारे शेखावाटी क्षेत्र के अंदर, एक कहानी बताते हैं। क्या होता है कि एक पहले क्या होता था कि तिथि पूछते थे, तो कोई मांगने वाले आते थे घर पे, तो उनसे पूछते थे कि बाबा आज कितनी तिथि हो गई, तो वो बताते थे कि आज एक है, आज दूज है, आज तीज है। तो वो बेचारे क्या करते थे, अपने पत्थर जो होते थे छोटे छोटे, उनको इकट्ठा करके 15 पत्थर रखते थे, 15, और 15 तो कृष्ण पक्ष के रखते थे, 15 शुक्ल पक्ष के रखते थे। इनको अलग अलग काउंट कर लेते थे, गिनते थे, आज एक है, एक डाल देते थे, 2 है, 2 डाल देते थे, 3 है, 3 डाल देते थे। और लोग पूछते क्या आज तिथि क्या हो गई, तो वो बता देते थे। आगे जाके क्या हुआ कि कोई इस टाइप का बच्चा उनको मिल गया कि वो सारे पत्थरों को एक जगह कर दिया। अगले दिन बाबा को पूछे कि भाई बाबा आज क्या तिथि हो गई, बाबा बोले भाई आज जो है वो मावस और पुण्य दोनों एक जगह हो गई। क्या हो गई, मावस और पुण्य जो है वो सारे पत्थर एक जगह मिल गए, तो मावस और पुण्य जो है वो दोनों एक जगह हो गई। तो अब देखिए इसमें किस हिसाब से तहसीलों को सेटल किया जाएगा, किस हिसाब से नगर पालिकाओं को, नगर निगम को सेटल इन जिलों के अंदर किया जाएगा। 21 जिले जो हैं उनको टच नहीं किया गया है, 21 जिले जो हैं उनको टच नहीं किया गया है, वो यूं के यूं रहेंगे, उनको कोई तोड़ा जोड़ा नहीं गया है। बाकी जो 13 जिले हैं उनसे काटकर कितने बना दिए, 19 और बना दिए, तो 19 और इनसे 13 से बना दिए। आगे देखिए, कार्मिकों को पूर्ण पेंशन अवधि घटाकर 25 वर्ष कर दी है। पहले क्या होता था, राज्य सरकार के जो कर्मी होते थे उनको पहले 27 वर्ष तक नौकरी करनी होती थी पेंशन लेने के लिए। अब उनको 27 वर्ष की जगह 25 वर्ष नौकरी कर लेंगे ना वो, तो उनको वॉलंटरी रिटायरमेंट मिल जाएगा। वो समयकालीन जो होता है वो रिटायरमेंट लेके अपनी पेंशन ले सकते हैं, उसमें 2 साल की और छूट कर दी है। आगे है नगर निकायों, पंचायतों राज, पंचायती राज, पंचायती राज, नगर निकायों, पंचायती राज जनप्रतिनिधियों के मानदेय में 15% की वृद्धि कर दी। इनको जो पेंशन मिलती है, जनप्रतिनिधि होते हैं पंचायती राज और नगर निकाय के, इनको 15% क्या कर दिया, इनकी जो पेंशन वगैरह पेमेंट जो मिलती है उनको 15% और बढ़ा दिया गया है। ठीक है, आगे बोर्ड, निगम, स्वायत्त शासी संस्थाओं के कार्मिकों को ओपीएस का लाभ मिलेगा, वन पेंशन स्कीम जो है उसका लाभ मिलेगा। ठीक है, तो ओपीएस का लाभ किन किन को मिलेगा, बोर्ड के जो कर्मचारी हैं, निगम के जो कर्मचारी हैं और स्वायत्त शासी संस्थाएं, क्योंकि सरकारी कर्मियों को तो मिलता ही था, इनको नहीं मिलता था, अब इनको भी लाभ मिलेगा पेंशन का। आगे जयपुर में जवाहरलाल नेहरू मीडिया सेंटर हब बनेगा। इन लोगों को एक एक लैपटॉप देने की घोषणा की गई है। क्या की गई है, लैपटॉप दिया जाएगा इन लोगों को, मीडिया वालों को। और जयपुर के अंदर जवाहरलाल जो है जेएनवी, जवाहरलाल नेहरू मीडिया सेंटर बनेगा। ठीक है, विभिन्न विभागों को 2000 ड्रोन में पायलट उपलब्ध कराए जाएंगे, कि विभाग जो होंगे उनको 2000 आपको क्या मिलेंगे, ड्रोन उपलब्ध कराए जाएंगे। ठीक है, ड्रोन दिए जाएंगे। ये ड्रोन क्या करेंगे कि आपके जो विभाग हैं उनके ऊपर से या निगरानी किसी भी हिसाब से वो निगरानी करेंगे। ठीक है, तो 2000 विभाग जो हैं उनको ड्रोन में पायलट दिए जाएंगे, चलाने के लिए उनको पायलट भी दिए जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए, कृषि बजट की बात करते हैं। कृषि बजट पिछले बजट से आपको पता है कि देश में भी अलग हो गया और राज्य सरकार में भी अलग हो गया। पहले रेल बजट हुआ करता था अलग, रेल बजट, फिर विवेक देबराय कमेटी जो बनी थी 2017 में, उसके बाद क्या कर लिया था, मर्ज कर लिया गया था। ठीक, एडवर्ड कमेटी जो बनी थी उससे 1924 के अंदर रेल बजट अलग हुआ था और बाद में जाके 2017 के अंदर मर्ज हो गया था, एक जगह मिल गया था, 2017 में मिला था केंद्र सरकार का। ये क्वेश्चन आरएसपीटी के अंदर पूछा था इस बार। तो कृषक कल्याण कोष की राशि जो है वो 5000 करोड़ से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, 7500 करोड़ कर दी गई है, 7500 करोड़ रुपए कर दी गई है। जो कृषक कल्याण कोष है, कृषक कल्याण कोष जो है उसकी राशि जो है वो बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, 5000 करोड़ से बढ़ाकर इसको कितना कर दिया गया है, 7500 करोड़ रुपए इसकी राशि कर दी गई है। आगे बात आती है कि 50,000 किसानों को जैविक खेती के लिए, जैविक खेती की बात कर रहे हैं, के लिए प्रति किसान 5000 इनपुट सब्सिडी दी जाएगी।
कि जैविक खेती करने वाले किसानों को प्रति किसान जो है वो 5,000 रुपए तक के खाद बीज खरीदने के लिए, जैविक खाद बीज खरीदने के लिए आपको क्या किया जाएगा, 5,000 की सब्सिडी दी जाएगी। इसके अंदर यूरिया वगैरह नहीं डाली जाएगी, गोबर खाद का यूज होगा। ठीक है, क्या है कि सिस्टम जो है वो धीरे धीरे अपने आप को दोहराता है। कोई भी चीज है, जैसे बोलते हैं कि 3 संभाग बने हैं, उस टाइम पे 3 ठिकाने हुआ करते थे, फिर 19 जिले बने हैं, उस टाइम पे 19 रियासतें होती थी। इस टाइप से क्या हुआ, इतिहास दोहरा रहा है। वैसे लड़के जो हैं वो भी सर के बाल बड़े रख रहे हैं, दाढ़ियां बड़ी रख रही हैं, तो वो भी उस जमाने को वापस रिपीट कर रहे हैं। वैसे कृषि भी क्या कर रही है कि ये भी ऑर्गेनिक आती जा रही है, कि वापस वही खाद जो है, अपनी गोबर खाद जो है, जो अपन यूज लेते हैं बायोगैस बनाने के लिए जो यूज लेते हैं, वो खाद है। तो इन्हीं को वापस रिपीटेशन कर रहे हैं, अपन उन प्रोडक्ट को धीरे धीरे छोड़ते जा रहे हैं। आगे है जयपुर, जोधपुर में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मार्ट लगेंगे। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो होंगे उनके मेले लगेंगे, उनकी दुकानें लगेंगी। वहां जयपुर और जोधपुर से जाके आप सामान खरीद सकते हो और 5,000 रुपए का आपको क्या मिल जाएगा, सब्सिडी मिल जाएगी। 23 लाख लघु सीमांत किसानों। लघु किसान कौन होता है, जिसकी 1 हेक्टेयर से क्या होती है, 1 हेक्टेयर से कम भूमि जो होती है उसको लघु कहते हैं। सीमांत किसान ये की बात है, को निःशुल्क बीज, निःशुल्क मिनी बीज किट दिया जाएगा। निःशुल्क मिनी बीज किट दिए जाएंगे। 20 लाख किसानों को सब्जियों के मिनी किट दिए जाएंगे। तो सब्जियों के मिनी किट कितने लोगों को दिए जाएंगे, 20 लाख किसानों को। 20 लाख जो किसान है उनको सब्जियों के मिनी किट दिए जाएंगे। ठीक है, आगे बात आती है सिरोही में अंजीर का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला जाएगा। सिरोही के अंदर खोला जाएगा। देखिए ये अंजीर लगा हुआ है और इसका जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है वो कहां पे खोला जाएगा, सिरोही के अंदर खोला जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे आता है कि 2 वर्षों में फार्म पॉन्ड के लिए 50,000 किसानों को अनुदान दिया जाएगा। फार्म पॉन्ड के लिए कितना दिया जाएगा, 2 वर्षों में 50,000 किसानों को अनुदान दिया जाएगा तथा 40,000 किसानों को 16,000 किलोमीटर हेतु अनुदान दिया जाएगा। फार्म पॉन्ड का मतलब क्या होता है, तारबंदी करने के लिए, चारों तरफ आप तारबंदी करते हो तो उसके लिए आपको क्या दिया जाएगा, 50,000 किसानों को अनुदान सब्सिडी दी जाएगी 2 वर्षों में। आगे बोले हैं कि 40,000 किसानों को 16,000 किलोमीटर जो एरिया आता है आपका तारबंदी का, उसके लिए भी आपको क्या मिलेगा, अनुदान मिलेगा, सब्सिडी मिलेगी। आगे है 1 लाख किसानों को तारबंदी पर 200 करोड़ का अनुदान दिया जाएगा। तारबंदी जो कर रहे हैं वो 1 लाख किसानों को 200 करोड़ रुपए का तारबंदी के लिए अनुदान सब्सिडी दी जाएगी, ताकि आपकी फसल जो है वो आवारा जानवर द्वारा खराब नहीं की जाए। लेकिन एक कहावत ये भी सत्य है कि जब जानवर को नहीं मिलेगा तो इंसान उसको कहां से मिलेगा। तो और यदि तारबंदी जहां जहां तारबंदी करते आ रहे हैं तो वहां वहां पानी की भी कुछ समस्याएं होती जा रही हैं। तो ये प्रकृति का अपना एक विधि का विधान है, चलता रहता है। आगे हरी खाद उत्पादन के लिए 5 लाख किसानों को ढेंचा की खाद बात की गई है। ढेंचे की बीज, ढेंचे के बीज जो होंगे वो ढेंचे के बीज वर्म होते हैं, कीड़े होते हैं, वो क्या करेंगे, आपको हरी खाद जो होंगे उसके अंदर छोड़ दोगे तो फिर वो उसको गला के अच्छी खाद बना देते हैं। तो हरी खाद उत्पादन के लिए 5 लाख किसानों को ढेंचे के बीजों के निःशुल्क मिनी किट दिए जाएंगे। कितने लोगों को दिए जाएंगे, 5 लाख किसानों की बात इसमें की गई है। फिर आगे टोंक में सेंटर ऑफ एविएशन फॉर एपीकल्चर खोला जाएगा। एपीकल्चर का मतलब क्या होता है, मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी जो पालन होता है, मक्खी पालन जो होता है वो कहां पे खोला जाएगा, टोंक में खोला जाएगा। टोंक में एपीकल्चर जो है उसका क्या बनेगा, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का बनेगा। एपीकल्चर कहां बनेगा, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एपीकल्चर कहां पे बनेगा, टोंक के अंदर बनेगा। यदि अंजीर की बात कर रहे हैं तो अंजीर का कहां पे लगेगा, आपका सिरोही के अंदर लगेगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे जोबनेर जयपुर में पशुपालन विश्वविद्यालय खोला जाएगा। पशु पालने के लिए आपको डिग्री मिलेगी यहाँ पे कि हाँ किस हिसाब से पशु को पाला जाना चाहिए, कौन से पशु अच्छे रहते हैं निर्यात एक्सपोर्ट के अंदर, मांस मीट के अंदर कौन से ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं, ज्यादा प्रॉफिट किनके होते हैं। तो जोबनेर की बात कर रहे हैं, जयपुर में पशुपालन विश्वविद्यालय खोला जाएगा। यदि पशु विश्वविद्यालय की बात आती है, वेटरनरी कॉलेज यूनिवर्सिटी की बात आती है, वो बीकानेर में। आगे है सिक्कर व बस्सी जयपुर में पशु चिकित्सा महाविद्यालय खोला जाएगा। सिक्कर के अंदर और बस्सी जो है अपना जयपुर का में पशु चिकित्सा महाविद्यालय खोला जाएगा। पशुओं की चिकित्सा के लिए महाविद्यालय कॉलेज खोला जाएगा। दुर्गापुरा जयपुर में उद्यानिकी महाविद्यालय खोला जाएगा। दुर्गापुरा जो जयपुर है अपना जो पुलिया है, उस पुलिया के पास में क्या खोला जाएगा, उद्यानिकी महाविद्यालय खोला जाएगा। 2000 यूनिट तक
प्रति माह 11 लाख किसानों को बिजली दी जाएगी। पहले क्या होता था, इसके अंदर 1,000 रुपए का अनुदान मिलता था हर महीने। 12 महीने में कितने का मिलता था? 12,000 रुपए की सब्सिडी मिलती थी। 12,000 रुपए की सब्सिडी मिलती थी। अब बोल दिया है कि 2,000 यूनिट तक फ्री देंगे हम किसानों को, जो बिजली आएगी वो 2,000 यूनिट तक फ्री देंगे। और दूसरी बात, जब अपने को 60 अपन सोलर जो मतलब वो ले रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत मतलब सौर ऊर्जा ले रहे हैं, सौर बिजली ले रहे हैं, तो उसमें 60 पैसे प्रति यूनिट लिया जा रहा था। अब उसको घटा के टैक्स को 40 पैसे प्रति यूनिट कर दिया गया है। और इधर यहाँ पे इनको 2,000 यूनिट दे दिया। उधर घर वाले जो हैं इनको 100 की जगह 50 की जगह 100 यूनिट फ्री दे दी। तो कहीं न कहीं ये आगे जाके यदि सब कुछ अच्छा होता है, फसल अच्छी होती है, इनकम अच्छी होती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, आगे जाके ये सब चीजें क्या कर लेती हैं, अपना फिजिकल डेफिसिट जो है ना, राजकोषीय घाटा, उसको उसके ऊपर ये मंडराते हुए कीड़े होते हैं। और यदि अच्छा किसानों को फायदा हो रहा है, अच्छी फसल पैदावार हो रही है, कोई अपने अकाल नहीं हो रहा, कोई दुर्भिक्ष नहीं पड़ रहा, तो उस टाइम पे अपने लिए बूम का केंद्र हो जाता है। उस टाइम पे इकोनॉमी जो है वो बूम करेगी, अच्छी बूम करेगी। ठीक है, तो ये देखा जाता है कि प्रकृति पे और इंसानों की मेहनत दोनों पे डिपेंड होता है। आगे 1035 नए पटवार मंडल खोले जाएंगे, तो पटवारियों की नई भर्ती और आएंगे। आगे लंपी रोग हो गया था, गाय मर गई थी लोगों की, तो उसके लिए बोला गया है कि 1 अप्रैल बाद में, भाई जिसने फॉर्म नहीं भरा हो, जिनकी गाय जो है वो लंपी रोग से मर गई, जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा वो फॉर्म भर दिए, उनको 1 अप्रैल के बाद में 40,000 रुपए प्रति पशु के हिसाब से राज्य सरकार आपको देगी। ठीक है, आगे है सेक्स सॉर्टेड सीमेंट की बात करते हैं के उत्पादन के लिए बस्सी जयपुर में क्या किया जाएगा, लैब बनेगी। पहले हम लोग ये कहां से आयात करवाते हैं, स्वीडन से आयात करवाते हैं। स्वीडन जो है देश है, स्कैंडिनेविया देश है स्वीडन, वहां से हम क्या करवाते हैं, सेक्स सॉर्टेड सीमेंट जो होता है, बुल सीमेंट जो होता है, उसको इंपोर्ट करवाते हैं। उससे काफी चीजें हमें देखने को पता है कि एक गाय जो है वो 2 बार 3 बार मतलब बच्चा देती है, उसके बाद बंद हो जाती है। तो उसके ऊपर एक लैब बनेगी और ये रिसर्च करेगी, और अपने राजस्थान के अंदर ही ये चीजें चालू हो जाएंगी। तो अपने को जैसे भैंस की सुई लगवाने के करीबन 500 के आसपास रुपए देने पड़ते हैं, तो ये इसका बजट भी कम आएगा। ठीक है, और जो पशु हैं वो उनकी ओबरी भी खराब नहीं होगी, वो बार बार बच्चे देंगे, बार बार दूध देंगे। ठीक है, योजना के अंतर्गत निःशुल्क टीकाकरण होगा। कौन सी योजना के अंदर होगा निःशुल्क टीकाकरण? इस योजना जयपुर के अंदर बनेगी, योजना के अंतर्गत निःशुल्क टीकाकरण होगा। आगे दे रखा है कि राजीव गांधी स्टडी फॉर एक्सलेंस स्कॉलरशिप 200 बच्चों से बढ़ाकर 500। जो बच्चे होते हैं बाहर पढ़ते हैं, विदेश में जाते हैं उच्च शिक्षा के लिए, है ना, उच्च शिक्षा के लिए जो बच्चे विदेश में जाते हैं उनको अब पहले 200 बच्चों को प्रति साल स्कॉलरशिप दिया जाता था राजस्थान सरकार से, अब वो बढ़ाकर 500 बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाएगी। ठीक है, आगे मनरेगा में कथोड़ी, शहरिया और विशेष योग्यजन, 3 लोगों को, कैथोड़ी है एक, तो एक शहरिया है, एक विशेष योग्यजन को 100 दिन का अतिरिक्त रोजगार मिलेगा। कि 100 दिन का तो इनको मिल ही रहा था, प्लस में 100 दिन का और दे दिया गारंटी पूर्ण रोजगार, तो कितने दिन का हो गया इन लोगों को? 200 दिन का रोजगार इन लोगों को मिलेगा। ठीक है, आगे एकल महिलाएं वर्धन, एकल महिलाएं, तो महिला जो समान नारी पेंशन योजना है वो कब चालू हुई थी? वो हुई थी 1 जुलाई 2017 से शुरू हुई थी, 1 जुलाई को शुरू हुई थी। ठीक है, आगे बात आती है महिलाओं के लिए, इसको 4 कैटेगरी के अंदर बांटा है, 18 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 से ऊपर, वो सॉरी 75, 75 से ऊपर। वर्धन दिव्यांग जो है उनको 125 दिनों का अतिरिक्त रोजगार गारंटी पूर्ण के साथ दिया जाएगा। कि इन लोगों को भी क्या किया जाएगा कि 1,000 रुपए की पेंशन दी जाएगी, प्लस में 125 दिन का उनको रोजगार भी दिया जाएगा गारंटी पूर्ण तरीके से। उनकी न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर कितनी कर दी? 1,000 कर दी है, और उनको 125 दिन उनसे काम भी लिया जाएगा। ठीक है, आगे बात आती है जल जीवन मिशन में 47,50,000 घरों को, 47,50,000 घरों को नल कनेक्शन दिया जाएगा। जल जीवन मिशन, इसका उद्देश्य कब तक है? 2024 तक का इसका लक्ष्य रखा गया है कि 2024 तक, 2019 से 24 तक हम पूरे राज्य के अंदर सबको पानी देंगे, सबको नल कलेक्शन देंगे, सभी के घरों में पानी का नल कूदेगा। ठीक है, आगे है खानधारकों की मृत्यु के
1 माह के भीतर, पहले क्या होती थी, खान जो होते हैं, खान धारक जो होते हैं, खान के अंदर काम करने वाले होते हैं, उनकी मृत्यु के 1 माह के भीतर सूचना को बढ़ाकर 3 माह कर दिया। पहले 1 माह के भीतर सूचना देनी पड़ती थी सरकार को, अब 3 माह दे दिया। क्यूटेशन का आवेदन 3 माह बढ़ाकर, जो इसका फॉर्म जो भरना होगा उसको बढ़ाकर 3 माह से बढ़ाकर 6 माह कर दिया है, मात्र 500 रुपए प्रति माह प्लेंटी के साथ। यदि आप 500 रुपए प्रति माह प्लेंटी के साथ यदि खानधारकों की मृत्यु हो जाती है तो उसका मुआवजा आपको मिल जाता है, यदि आप लेट सेट हो जाते हो तो। आगे सौर ऊर्जा विद्युत कर 60 पैसे प्रति यूनिट से घटाकर कर दिए, ठीक है, घटाकर, ठीक है, कितना कर दिया कि सौर ऊर्जा विद्युत कर जो है पहले 60 पैसे प्रति यूनिट लिया जाता था, अब वो 40 पैसे प्रति यूनिट कर दिया। तो 20 पैसे जो हैं, 20 जो आपके पैसे हैं वो कहां से लेके आएंगे, तो 20 पैसे का इसके अंदर क्या कर दिया, कमी कर दिया है, ठीक है। आगे सीएनजी बस लाने पर, यदि आप सीएनजी की बसें लेके आ रहे हो, सीएनजी की गाड़ियां लेके आ रहे हो, सीएनजी बस लाने पे या सीएनजी से बस चलाने पर, या आपके पास कोई गाड़ी है उसके सीएनजी किट लगवा लिया, चलाने पर मोटर वाहन कर से मुक्त होगा। आपकी गाड़ी के ऊपर व्हीकल टैक्स नहीं लगेगा, आपकी गाड़ी जो होगी उसके ऊपर व्हीकल टैक्स नहीं लगेगा। आगे बोला है ई लाइसेंस, इलेक्ट्रिक लाइसेंस, आपका लाइसेंस बनवाते हो, है ना, ई रजिस्ट्रेशन आप करते हो, लाइसेंस होता है या आरसी होता है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं, आरसी, गाड़ी की आरसी होती है ना, उसको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बोलते हैं। तो लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आप बनवाते हो तो उसके अंदर फीस की जो राशि होती है उसको खत्म कर दिया गया है। पहले 200 रुपए लिया जाता था ना, अब वो खत्म कर दिया है। क्या कर दिया है, खत्म कर दिया गया। पहले 200 रुपए लिया जाता था, अब वो बिल्कुल फ्री कर दिया आपको, ठीक है। सरदार शहर चूरू की बात कर रहे हैं, में उप परिवहन कार्यालय खोला जाएगा। जोधपुर में अतिरिक्त आरटीओ कार्यालय खोले जाएंगे। अब तो कई जिलों में और खुलेंगे, सारे जिले बने अलग अलग, तो वहां पे भी आरटीओ आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो सरदार शहर चूरू में उप परिवहन कार्यालय बनेगा और जोधपुर में अतिरिक्त आरटीओ कार्यालय खोला जाएगा। 2000 कॉमर्स ग्रेजुएट जो चार्टर्ड होते हैं, उन अकाउंटेंट जो होते हैं को मानदेय टैक्स मित्र के रूप में लगाया जाएगा। जो कॉमर्स से पढ़े लिखे जो लड़के हैं उनको 2000 लोगों को मानदेय के तौर पे, मतलब एक वो क्या अस्थायी तौर पे उनको लगाया जाएगा, ठीक है। आगे है राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी एक्ट 1962 का जो आया था, इलेक्ट्रिसिटी जो बिल एक्ट आया था उसको बदल के हम क्या कर लेंगे, अब 2023 के अंदर इसको नया करेंगे, क्योंकि उस जमाने की बात अलग थी, 1962 की, आज की बात अलग हो गई है, ठीक है। आज राजस्थान धीरे धीरे अग्रणी राज्य के अंदर बढ़ता जा रहा है। पहले बीमारू राज्य हुआ करता था, तो समय के साथ बदलाव भी बहुत जरूरी है। बहुमंजिला भवन की बात कर रहे हैं, कई बिल्डिंग है आपका मकान के ऊपर, या 50 लाख रुपए तक को आप फ्लैट खरीदना, हाँ, खरीद में स्टाम्प ड्यूटी है वो 2% छूट कर दी गई है। उसके अंदर कितनी छूट कर दी गई है, 2% की छूट कर दी गई है, 31 मार्च 2024 तक के लिए कर दी है। आगे है दिव्यांग जनों के लिए अचल संपत्ति। अचल संपत्ति जो मकान, भूमि, भवन जो भी होते हैं वो अचल संपत्ति होती है। अचल संपत्ति जन एक जगह दूसरी जगह ठाके ले जाओ, अचल संपत्ति हो। तो अचल संपत्ति हस्तांतरित स्टाम्प शुल्क 5% से घटाकर कितना कर दिया, दिव्यांग जनों, यदि कोई आदमी बेच रहा है अपनी प्रॉपर्टी किसी और को तो, या खरीद रहा है, तो पहले 5% उसको टैक्स देना पड़ता था, अब वो घटाकर 4% कर दिया है, ठीक है। और यदि 70 साल से अधिक उम्र का आदमी हो और या 80% से अधिक दिव्यांग हो, मतलब 80% से अधिक आप फिजिकल हैंडीक्राफ्ट हो या आपकी उम्र 70 साल से ज्यादा है, तो ये जो आपके कागज बनेंगे ना, ये कागज बनाने वाले खुद आपके घर चल के आएंगे। तो क्या बोला है, से अधिक दिव्यांग के घर जाकर निःशुल्क रजिस्ट्री करानी पड़ेगी आपको। उनके घर पे जाके बिना पैसों में रजिस्ट्रेशन जो है, रजिस्ट्री जो है वो आपको करानी पड़ेगी। आगे कोई नया कर नहीं लगाया गया है, कोई भी नया कर नहीं लगाया गया है, जो चले आ रहे हैं पहले से वही चले आ रहे हैं। आगे डीएलसी दर में होने वाली सवता वर्दी को 10% घटाकर 5% कर दिया। आज के दिन यदि कोई आदमी जमीन खरीदता है तो वो डीएलसी रेट के ऊपर खरीदेगा, तो उसमें पहले 10% टैक्स लगता था, अब उसको 5% कर दिया गया है, ठीक है। आगे राज्य में पंजीकृत होने वाले 100 सीसी तक के दुपहिया वाहनों पर, यदि आप मोटरसाइकिल ले, स्प्लेंडर प्लस, ये बड़ी बड़ी बुलेट नहीं, ये छोटन थी ले, तो उनके ऊपर क्या है,
एक बार ये कर में 50% छूट दी जाएगी। आप यदि मोटरसाइकिल लेके आ रहे हो 100 सीसी तक के दोपहिया वाहन खरीद रहे हो तो उसके अंदर आपको क्या मिलेगा, 50% जो उसका टैक्स होगा वो एक बार ही आपको फ्री मिलेगा, बार बार फ्री नहीं मिलेगा। ठीक है, आगे है महिलाओं द्वारा चलाने वाले ऑटो रिक्शा। आजकल महिलाएं भी ऑटो रिक्शा चलाने लग गई है, समाज की जागरूकता की एक अच्छी पहल है जो अपने मतलब पारिवारिक या अपनी पर्सनल जरूरतें हैं वो पूरा करने के लिए जरूरी भी है। चलाने वाली ऑटो रिक्शा, टैक्सी या मैक्सी कैब की परमिट फीस निःशुल्क महिलाएं चलाएंगी, उनके नाम से रजिस्ट्रेशन होगा तो उनका सारा परमिट फ्री कर दिया गया है। आगे दिया गया है कि 18 से 35 वर्ष के युवाओं द्वारा इस स्टार्टअप शुरू करने के लिए, नया बिजनेस शुरू करने के लिए 50 लाख तक की संपत्ति क्रय या 10 वर्ष से अधिक लीज पर स्टाम्प ड्यूटी निःशुल्क होगी। यदि मान लो मैं मेरा नया स्टार्टअप कर रहा हूं तो क्या होगा कि यदि मैं 50 लाख रुपए की प्रॉपर्टी खरीद रहा हूं या मैं 10 साल तक किसी प्लॉट को लीज पे, किसी बिल्डिंग को लीज पे ले रहा हूं कि हाँ भाई मुझे कोचिंग चलानी है, लाइब्रेरी चलानी है, तो उसके ऊपर क्या करेगा, आपकी स्टाम्प ड्यूटी जो है वो नहीं लगेगी, स्टाम्प ड्यूटी उसको निःशुल्क कर दिया गया है। ठीक है, तो युवाओं के नए रोजगार जो खोलने के काफी अवसर दिए गए हैं। आगे है प्लास्टिक के स्थान पे अन्य विकल्पित उत्पाद। प्लास्टिक जो होता है उसके स्थान पे यदि अन्य कोई विकल्पित उत्पाद जैसे मिट्टी के बनाते हो, स्टील के बनाते हो, कोई और चीज के बनाते हो, एमएसएमई इकाइयों को 50% या 40 लाख तक जो भी ज्यादा है क्या अनुदान मिलेगा। यदि कोई एमएसएमई है, कोई छोटे उद्योग धंधे हैं, वो प्लास्टिक का सामान बना रहे, उनको नहीं मिलेगा। यदि वो स्टील का बना रहे हैं, किसी और प्रोडक्ट का, फाइबर का बना रहे हैं, तो इनको क्या मिलेगा, या तो उनको 50% छूट मिल जाएगी या 50% मान लो ज्यादा हो रहे हैं, किसी के 50 लाख हो रहे हैं तो 40 लाख तक छूट मिलेगी। 40 लाख तक क्या मिल जाएगी, उनको विशेष अनुदान दिया जाएगा, सब्सिडी दी जाएगी। आगे है जीएसटी एक्ट में रिफंड के लिए 60 दिनों की, पहले जीएसटी नंबर लगाते थे, उसके अंदर अपना जो वापस पैसा आता था वो 60 दिन में रिफंड होता था। अब उसको घटाकर 3 सप्ताह कर दिया, मात्र 21 दिन कर दिया गया है। मात्र 21 दिन जो है 3 सप्ताह में आपका जीएसटी नंबर लगा दिया, कोई चीज आप परचेज कर रहे हो, जीएसटी आप सरकार को पे कर दिया, वापस आपकी रिफंड 21 दिन में हो जाएगी, पहले इसके लिए 60 दिन लगते थे। आगे है व्हाइट कैटेगरी के उद्योगों की संख्या 54 से बढ़ाकर 100 करने की घोषणा की गई है। तो 54 पहले से हैं और इनको बढ़ाकर कितने करने की बात की गई है, व्हाइट कैटेगरी के 100 उद्योग लगेंगे। ठीक है, व्हाइट कैटेगरी के उद्योग जो है वो 54 से बढ़ाकर 100 कर दिए। आगे है कृषि भूमि के औद्योगिक कन्वर्जन हेतु, यदि आपकी जमीन है, एग्रीकल्चर लैंड है, उसको आप इंडस्ट्रियल लैंड के अंदर बदलवाना चाह रहे हो, वहां पे कोई इंडस्ट्री लगाना चाह रहे हो, हेतु जिला स्तर पर कलेक्टर द्वारा स्वीकृत सीमा, वहां पे आप कलेक्टर साहब के पास जाओगे तो 50,000 वर्ग मीटर से बढ़ाकर 2 लाख वर्ग मीटर कर दी। पहले क्या करते थे, कलेक्टर साहब के पास जाते हैं कि भाई ये मेरा खेत है, इसको आप औद्योगिक क्षेत्र में बदल दो, तो वो क्या करते थे, 50,000 जो था, 50,000 जो वर्ग मीटर है, वर्ग मीटर है ना, उस तक को ही वो कन्वर्ट कर पाते थे। अब उनको और अधिकार दे दिए कि आप 50 नहीं 2 लाख लगाइए, ताकि वो और अपने क्षेत्र को बढ़ा सके और अपने उद्योग धंधे को बढ़ा सकें। यह भी एक अच्छी चीज है। ठीक है, आगे देखिए राजस्थान बजट की बात करते हैं। 23-24 का बजट है, इसके अंदर हम डाटा अलग से लिए गए हैं, इसके अंदर डाटा जो हैं वो अलग से लिए गए हैं। ठीक है, ये देखिए राजस्थान बजट है, ये अशोक गहलोत साहब हैं, ये बजट का जो अपना सामान जो है, बजट का अपने संदूक जो है वो साथ लेके आए हैं। ठीक है, तो देखिए इन्होंने क्या क्या सारी बातें पहले खोल दी हैं। अब आगे जाके जो डाटा है वो अपन देख लेते हैं कि कौन से डाटा क्या होते हैं। आगे बात आती है कि राजस्थान बजट 23-24 की हमने देखा है, तो कुल प्राप्तियों की बात करते हैं। बजट में क्या होती है, बजट के अंदर क्या होती है, एक तो प्राप्तियां होती हैं और एक व्यय होता है, एक साल का, आगामी एक साल का, इन्हीं का तो ब्यौरा बजट कहलाता है। तो इसमें देखिए कुल प्राप्तियां देखते हैं, कुल प्राप्तियां उदय सहित देखते हैं या उदय रहित देखते हैं। इस बार उदय का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, उदय का कोई भी प्रभाव नहीं है, क्योंकि उदय सहित भी इतनी ही है और उदय रहित भी इतनी ही है। 39,0943 करोड़, 39,0943 करोड़। कुल व्यय की बात करते हैं तो 39,0856 करोड़ हो गया, 39,0856 करोड़ हो गया। ठीक है,
तो ये दो आपका 856 का और 943 का ये जो अंतर है ये क्या हो गया, आपका प्राप्तियां ज्यादा हुई हैं और वे कम हुआ है, तो यहां पे आपको फायदा हुआ है। तो ये क्या रहा है, प्लस में रहा है। प्राप्तियां, कुल प्राप्तियों की बात कर लेते हैं। तो कुल प्राप्तियां जो है पूछ लिया जाता है कि कुल प्राप्तियां 2022-23 की क्या रही हैं, तो वो सरप्लस रही हैं, सरप्लस रही हैं, ठीक है, वो सरप्लस रही हैं, ठीक है। आगे देखिए, ठीक है, बजट के अंदर क्या आती है, बजट जो होता है उसके अंदर क्या क्या आती है, एक दो चीजें आती हैं। एक तो प्राप्तियां आती हैं, प्राप्तियां आती हैं, और दूसरा कौन सा आता है, वे आता है, वे आता है, ठीक है। बजट के अंदर प्राप्तियां और वे आती हैं। प्राप्तियां हैं ये भी दो, आगे जाके दो हिस्सों में बढ़ जाती हैं, एक राजस्व प्राप्तियां होती हैं, एक पूंजीगत प्राप्तियां होती हैं। वैसे ही वे जो है वो भी राजस्व वे और पूंजीगत वे के अंदर चला जाता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, प्राप्तियां देख लेते हैं, प्राप्तियां जो हैं वो देख लेते हैं, क्या क्या प्राप्तियां हुई हैं, कितनी क्या पैसे प्राप्त हुए हैं। राजस्व प्राप्तियां जो हैं वो कितनी हुई है, 2,33,988 करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्तियां हुई है। पूछा जा सकता है कि राजस्थान बजट के अंदर इस बार कुल प्राप्तियां कितनी हुई है, तो कुल प्राप्तियों की बात करते हैं तो वो आपके आ जाती हैं 2,33,988 करोड़ रुपए की। और पूंजीगत प्राप्तियों की बात कर लेते हैं, वो आ जाती हैं 1,56,954.97 करोड़, मतलब 954 नहीं है, 55 ही हो जाएगा, ठीक है। तो 1,56,955 करोड़ रुपए की क्या हुई है, पूंजीगत प्राप्तियां हुई है। कुल प्राप्तियों की बात करते हैं तो इन दोनों को जोड़ दिया जाता है, ठीक है। आगे बात आती है कि कहां कहां से मिली है, सबसे ज्यादा किस में मिली है प्राप्तियां की बात आई है, तो सबसे ज्यादा प्राप्तियां कहां हुई है, तो राज्य के कर राजस्व जो होते हैं, कि राज्य के जो कर लिए जाते हैं, करों से जो राजस्व आया है, वो रेवेन्यू देखिए कितना आया है, वो आया 1,14,169 करोड़ रुपए का आया, 1,14,169 करोड़ रुपए का आया। केंद्रीय करों में हिस्से की बात की गई है, जो अपने को 41% हिस्सा मिल रहा है ना, उस हिस्से की बात की गई है कि ये जो है वित्त आयोग डिक्लेयर करता है और अपने को राज्य को जो है केंद्रीय करों में 41% हिस्सा मिलता है। तो केंद्रीय करों में हिस्से की बात करते हैं तो केंद्रीय करों में राज्य का जो हिस्सा है वो आया 61,552 करोड़ रुपए का, 61,552 करोड़ रुपए का। आगे आता है कर भिन्न राजस्व, जो कर से भिन्न जो राजस्व आए हैं, जो पैसे आए हैं, रेमिटेंस जो आई है, वो देख लेते हैं कितने आई हैं, वो 24,284 करोड़ रुपए आई हैं, 24,284 करोड़ रुपए। आगे केंद्रीय सहायता, ये सेंट्रल ग्रांट होती हैं, वो अपनी हेल्प करते हैं, तो कुछ राज्यों को वो पैसे भी डायरेक्ट देते हैं, तो केंद्रीय सहायता से ये आई है सबसे ज्यादा। यदि पूछ लिया जाए क्वेश्चन यहीं से बनेगा कि राजस्व प्राप्तियां जो हैं उसमें क्रम से सजाओ, तो क्रम से आरोही क्रम अवरोही क्रम दोनों पूछ लेते हैं। तो आरोही क्रम या अवरोही क्रम पूछा जाए, आरोही क्रम ये हो जाएगा और अवरोही क्रम घटता क्रम हो जाएगा। तो आरोही क्रम में देखेंगे तो राज्य के कर राजस्व सबसे ज्यादा होंगे, उसके बाद केंद्रीय करों का हिस्सा दूसरे नंबर पे आ जाएगा, कर भिन्न राजस्व आ जाएगा, और सरकार की, केंद्रीय सरकार की जो सहायता है वो आ जाएगी। अब आ गया पूंजीगत के अंदर, कि पूंजीगत के अंदर जो अपने को पैसे मिले हैं वो कहां से आए हैं, तो सबसे पहले आए हैं ऋणों व अग्रिमों की वसूली से, कि हमने जो ऋण दे रखे थे वो वापस लिए हैं, उससे पैसे आए हैं। तो ये कमाई के तो कोई पैसे हैं ही नहीं, ये तो आपने दे रखे हैं, वही तो वापस लिए हैं। अगला विविध पूंजीगत प्राप्तियां, कई प्रकार की पूंजीगत प्राप्तियां होती हैं वो। तीसरा लोक ऋण या शुद्ध लोक ऋण जो होता है, लोक लेखा, उससे आए हैं। लोगों को जो कर्जा आपने दे रखा है वो वापस कर्जा जो आया है वो तीसरे नंबर पे। सबसे पहले आपने जो कर्जा दे रखा है वो लिया है, दूसरे नंबर पे विविध पूंजीगत प्राप्तियां आई हैं, तीसरे नंबर पे लोक ऋण आया है, और चौथे नंबर पे आकस्मिकता आई है। क्या आई है, जो आपकी आकस्मिकता निधि जो है उसमें, लेकिन इस बार ये काउंट नहीं किया गया है। आकस्मिकता निधि जो है इसको काउंट किया नहीं गया, क्योंकि आकस्मिकता निधि कब आती है, जब कोई इमरजेंसी या कोई स्पेशल, कोई साइक्लोन या कोई और बड़ी आपके ऊपर डिजास्टर आ जाता है तब आती है। तो ये कोरोना काल में अपने को मिल गया, इस बार ये नहीं मिला है, ठीक है। आगे देखिए, अगला व्यय की बात करते हैं। वो तो प्राप्तियों की बात कर ली थी, अब व्यय की बात करते हैं। खर्चा कैसे हुआ है अपना, क्योंकि व्यय आया है तो खर्चा भी तो किया है ना अपन ने। तो राजस्व व्यय की बात करते हैं। व्यय भी दो प्रकार के होते हैं, पूंजीगत व्यय और राजस्व व्यय, और प्राप्तियां भी दो प्रकार की होती हैं, पूंजीगत प्राप्तियां और राजस्व प्राप्तियां। तो ये बहुत ईजी है, देखिए बजट जल्दी सी लोगों के समझ में नहीं आता।
कि बजट है क्या। बजट कुछ नहीं है, आगामी एक साल का जो ब्यौरा होता है, आय और व्यय का लेखा जोखा होता है। इसके अंदर दो चीजें होती हैं, एक तो प्राप्तियां हो जाती हैं, प्राप्तियां हो जाती हैं, और एक व्यय हो जाता है, व्यय हो जाता है। प्राप्तियां और व्यय, प्राप्तियों में भी दो प्रकार की होती हैं, एक पूंजीगत हो जाती है, पूंजीगत हो जाती है, एक राजस्व हो जाती है। ये दोनों टाइप जाके यहां चले जाते हैं कि पूंजीगत व्यय भी करना है आपको, पूंजीगत राजस्व भी करना, जहां से ले रहे हो वहां पे देना भी तो है ना, आगे के लिए लगाना भी तो है। तो राजस्व व्यय की बात कर रहे हैं। राजस्व व्यय कितना आया है, 2,58,883 करोड़ रुपए आए हैं। जबकि पूंजीगत व्यय की बात करते हैं तो वो आया है 1,31,972 करोड़ रुपए, 1,31,972 करोड़, लगभग इसका आधा रहा है, इसका आधा रहा है। तो ध्यान रखना राजस्व व्यय ज्यादा होता है, पूछ लिया जाता है कभी कभी कोटेशन डाल के कि कौन सा व्यय ज्यादा होता है, तो राजस्व व्यय ज्यादा होता है, पूंजीगत व्यय कम होता है। यदि टफ बनाने वालों ने हल्की सी एक कोटेशन और डाल सकते हैं कि पूंजीगत व्यय से लगभग दुगुना राजस्व व्यय आया है इस बार, ठीक है। तो ये आपका व्यय जो है वो कौन सा रहा है, राजस्व व्यय ज्यादा रहा है, पूंजीगत व्यय कम रहा है। यदि प्राप्तियों की भी बात करते हैं तो राजस्व प्राप्तियां ज्यादा रहती हैं और पूंजीगत प्राप्तियां कम रहती हैं, ठीक है। आगे घाटे देख लेते हैं। घाटे जो हैं वो चार प्रकार के घाटे अपने होते हैं। ये अपना राजकोषीय घाटा, ये कितना रहा है, 98, 3.98% रहा है जीडीपी का। याद रखना कि 23-24 का जो राजकोषीय घाटा है, फिजिकल डेफिसिट है, वो कितना रखने की बात की गई है, तो वो रखने का लक्ष्य है, ये लक्ष्य है कब का, 2023 और 24 के बजट का लक्ष्य है। ध्यान रखना 2023-24 के बजट का लक्ष्य राजकोषीय घाटा कितने रखने का है, 3.98। यहां से क्वेश्चन बन सकता है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में जरूर अटकेगा। राजस्व व्यय की बात करते हैं तो राजस्व जो घाटा होता है, तो राजस्व जो प्राप्तियां होती हैं अपनी, है ना, देखिए राजस्व प्राप्तियां माइनस हो गया आपका राजस्व व्यय, राजस्व व्यय। यदि व्यय ज्यादा हो गया, व्यय ज्यादा हो गया, प्राप्तियां कम हो गई, तो आपका कौन सा घाटा हो जाएगा, राजस्व घाटा हो जाएगा, जिसको रेवेन्यू डेफिसिट बोला जाता है। ध्यान रखना राजस्व घाटा कितना है, राजस्व घाटा 24,895 करोड़ रुपए का है, 24,895 करोड़ का राजस्व घाटा है। बजट घाटे की बात करते हैं तो बजट का कुल प्राप्ति और बजट के कुल व्यय जो होता है वो बजट है। तो ये कितना रहा है, ये आधिक्य में रहा है, 86.50 करोड़ का ये आधिक्य में रहा है। ध्यान रखना आधिक्य में। तो बजट घाटा पूछ लिया जाता है कि इस बार बजट घाटा क्या रहा, तो बजट घाटा आधिक्य में रहा है, ठीक है। आगे बात आती है राजकोषीय घाटे। राजकोषीय घाटा जो है फिजिकल डेफिसिट, वो हमेशा एक क्या होता है, ये बड़ा होता है। क्यों बड़ा होता है, इसके अंदर कुल व्यय और कुल आय आ जाती है। इसके अंदर क्या आ जाती है, कुल व्यय माइनस कुल आय, कुल आय, जिसके अंदर राजस्व आय आ जाएगी, राजस्व व्यय भी इसी के अंदर आ जाता है। बाकी अन्य प्रकार की कोई भी चीजें जो होती हैं, जैसे ब्याज है, ब्याज है तो वो ब्याज भी इसके अंदर घट जाएगा, बाकी सारी चीजें इसके अंदर घट जाती हैं। तो इसलिए बड़ा हो जाता है कि ब्याज अपन दे रहे हैं, किसी और को चुका रहे हैं, वो सारी चीजें इसमें घट जाती हैं, तो इसलिए बड़ा हो जाता है और सबसे बुरा होता है। तो जो आपका फिजिकल डेफिसिट, जो राजकोषीय घाटा जो है, फिजिकल डेफिसिट राजकोषीय घाटा है, वो कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियां या कुल आय जो होती है, जिसमें राजस्व व्यय भी हो गया, ब्याज भी हो गया, कुछ और भी चुकाना होता है, वो सारी चीजें इसके अंदर माइनस हो जाती हैं। तो राजकोषीय घाटा सबसे बड़ा है। देखना क्रम से जचाने आ सकते हैं, तो कितना है, 62,771 करोड़ का है। यदि जीडीपी के तौर पर देखा जाए तो 3.98% है। आगे प्राथमिक घाटे की बात करते हैं, तो प्राथमिक घाटा क्या होता है, इसके अंदर ब्याज अनुदान निकल जाता है। प्राथमिक घाटा जो होता है उसके अंदर क्या हो जाता है, ब्याज अनुदान निकल जाता है, ब्याज जो देते हैं अपन, है ना, वो निकल जाता है। देखिए राजकोषीय घाटा देख लिया। आगे ये अपना प्राथमिक घाटा देख लेते हैं। प्राथमिक घाटा, तो प्राथमिक घाटे में क्या हो जाएगा, फिजिकल डेफिसिट जो होता है उससे ब्याज निकल जाएगा। आप जो ब्याज चुकाते हो ना, ब्याज चुकाते हो, वो ब्याज को आप माइनस कर दो, वो क्या हो जाएगा, आपका प्राथमिक घाटा हो जाएगा, प्राइमरी डेफिसिट हो जाएगा। तो ये कितना, 30,778 करोड़ का। तो पहले नंबर पे, यदि इनको इस टाइप से क्रम से दिया जाए, आपको क्रम से जचाना है, तो पहले नंबर पे कौन सा आ जाएगा, ये आ जाएगा राजकोषीय घाटा।
दूसरे नंबर पे आपका कौन सा आ जाएगा, प्राथमिक घाटा आ जाएगा, तीसरे नंबर पे राजस्व घाटा आ जाएगा, और चौथे नंबर पे आपका बजट घाटा आ जाएगा। तो इस टाइप से ये सीक्वेंस से आपको जचाने भी आ सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, अब आती हैं राजस्व प्राप्तियां। राजस्व व्यय देख लिया, अब राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियां जो हैं वो किस हिसाब से अपन बांटते हैं वो देखते हैं। तो राजस्व प्राप्तियों की बात करते हैं तो वो 3,33,988 करोड़ रुपए अपने पास राजस्व के तौर पे प्राप्त हुए हैं। रेवेन्यू के तौर पे अपने को कितने पैसे प्राप्त हुए हैं, 2,33,988 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। अब वो सबसे ज्यादा किस में प्राप्त हुए हैं, राज्य का कर राजस्व देखते हैं कि टैक्स जो लगा के राजस्व आया उसमें सबसे ज्यादा किस पे आए हैं, सबसे ज्यादा अपना जीएसटी में आए हैं। सबसे ज्यादा किसके आए हैं, जीएसटी में आए हैं, ठीक है। पहले नंबर पे जीएसटी में आए हैं, दूसरे पे सेल टैक्स आपका बिक्री कर जो होता है उसके ऊपर आए हैं। ये सीधे के सीधे सीक्वेंस से आएंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और बाकी इसकी जो पीडीएफ है वो आपको अपना जो IQ लेवल एकेडमी का टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो बिक्री कर कितना 27,300 करोड़ का है, और ये जीएसटी से कितना आया था, 48,946 करोड़ रुपए आए थे। राज्य उत्पाद शुल्क की बात करते हैं तो यहां से 17,000 करोड़ रुपए की बात आई है। और मुद्रांक व पंजीकरण से जो अपने रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण करने से यदि जो पैसे आए वो 991,115 करोड़ रुपए आए हैं। वाहनों पर जो कर अपन लगाते हैं उस पर 7,700 करोड़ रुपए आए हैं, और विद्युत पे कर जो है वो सबसे लास्ट में आए हैं। तो पहले नंबर पे पूछ लिया जाता है कि आपकी जो राज्य की प्राप्तियां हुई हैं, जो प्राप्तियां हुई हैं उन प्राप्तियों में कौन सी प्राप्तियां, देखिए आप राजस्व प्राप्तियों के अंदर, तो राजस्व प्राप्तियों के अंदर सबसे ज्यादा किससे पैसे आए हैं सरकार को, तो सबसे ज्यादा पहले जीएसटी से आए हैं, दूसरे पे सेल टैक्स बिक्री कर से आए हैं, तीसरा राज्य उत्पाद शुल्क से, चौथा मुद्रांक एवं पंजीकरण से, पांचवा वाहनों पर कर से, और छठा विद्युत कर से आपके पास पैसे आए हैं। अब केंद्रीय करों में भी तो हिस्सा मिला है ना, ये तो अपने प्राप्तियां देखी थी पहले, फिर केंद्रीय करों में हिस्सा भी देखा था। तो केंद्रीय करों में हिस्सा कितना मिला है, जीएसटी के अंदर आपको सबसे ज्यादा मिला है, निगम कर जो है उसके अंदर आपको दूसरे नंबर पे मिला है, आयकर जो है इनकम टैक्स उसके ऊपर आपको तीसरे नंबर पे मिला है, सीमा शुल्क जो है उस पे चौथे नंबर पे मिला है, संघ उत्पाद शुल्क जो है उस पे पांचवें नंबर पे मिला है, और सेवा शुल्क जो है सर्विस टैक्स उस पे आपको छठे नंबर पे मिला है। तो जीएसटी पे कितना मिला है, 19,903 करोड़ रुपए मिले, निगम कर पे 19,700 करोड़ रुपए मिले हैं, आयकर पे 19,166 करोड़ रुपए मिले हैं, सीमा शुल्क की बात करते हैं तो 1952 करोड़ रुपए मिले हैं, संघ उत्पाद शुल्क और सेवा शुल्क बाद में दिए गए हैं, ठीक है। आगे चौथी प्राप्तियां किसमें हुई है, पूंजीगत की तीसरी प्राप्तियां कर भिन्न राजस्व में प्राप्तियां हुई है। ये टॉपिक अपने पहले देख लिए थे, अब इनका एक्सप्लेन ही चल रहा है। कर भिन्न राजस्व कहां से आया है, पहला आया है ब्याज की प्राप्तियां, अपन ने जो पैसे दे रखे थे वो कोई टैक्स से तो आते नहीं है, वापस उधारा लेते हैं या जो भी उनसे वापस पैसे लेते हैं, या अपना जो ब्याज अपने को जो लोग देते हैं वो कोई कमा के थोड़ी ना आए हैं, तो वो क्या हो गए आपके कर भिन्न राजस्व हो गए। दूसरा लाभांश लाभ आपको मिला है, जो लाभ हुए हैं उसमें आपको बंटवारा जो मिला है वो आपको मिला है। तीसरा अन्य कर भिन्न राजस्व जो अलग टाइप के हैं वो इसके अंदर आ गए। फिर केंद्रीय सहायता की बात करते हैं तो केंद्रीय सहायता के अंदर अपने को 33,981 करोड़ रुपए केंद्रीय सहायता दी गई है, ठीक है। तो पहले नंबर पे अपने पास देखिए क्या आया है, पहले नंबर पे बात करते हैं तो राज्य का कर राजस्व हो गया, प्राप्तियों में पूंजीगत प्राप्तियों की बात करते हैं तो पहले नंबर पे राज्य का कर राजस्व है, उसको भी अपन ने एक्सप्लेन कर दिया खोल के। फिर केंद्रीय करों में हिस्सा, इसको भी एक्सप्लेन कर दिया खोल के। फिर आगे कर भिन्न राजस्व और केंद्रीय सरकार से सहायता, ये चारों चीजें अपन ने देख ली हैं, ठीक है। ये आ गई अपनी पूंजीगत प्राप्तियों की बात हो गई। अब पूंजीगत प्राप्तियां और देख लेते हैं क्या दे रही हैं। पूंजीगत प्राप्तियां कितनी, वो अपनी राजस्व प्राप्तियां थी, ये पूंजीगत प्राप्तियां कितनी है, 1,56,954 करोड़ रुपए की बात की गई है, 55 हो गए। इसके अंदर सबसे ज्यादा किसमें आया, उधार और अग्रिम की वसूली में आया है, सबसे ज्यादा उधार दे दिया जिसको उसकी वसूली की है उसमें आया है। दूसरा आंतरिकरण, अपन ने कर्जा ले लिया है, कर्जा कितने का लिया है, ये राज्य के अंदर ही कर्जा लिया है, बाहर से देश से कर्जा लिया है, मतलब देश के बाहर का कर्जा जो होगा वो बाह्य ऋण होगा, और ये आंतरिक ऋण देश के अंदर कर्जा लेने वाला कितना लिया है, 1,38,919 करोड़ रुपए का कर्जा लिया है। केंद्र सरकार से लिया गया ऋण, ये भारत सरकार से हमने कितना ले लिया,
कितना ले लिया? 9,936 करोड़ रुपए भारत सरकार से दूसरे नंबर पे ऋण ले लिया। तीसरा, आकस्मिकता निधि जो होती है उससे भी हम पैसे ले लेते हैं कि कभी डिजास्टर आ जाता है, सूखा पड़ जाता है, उस टाइम पे लेते हैं, ठीक है। और फिर शुद्ध सार्वजनिक लेखों से अपने पास इतने पैसे आए हैं। फिर विविध पूंजीगत प्राप्तियां जो होंगी उनसे पैसे आए हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं व्यय की। व्यय में देखिए आपका जो व्यय है, ये तो प्राप्तियां बात की हैं कि प्राप्तियां, राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियों की बात की। अब व्यय की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो व्यय के अंदर राजस्व व्यय और वही बात आ जाती है पूंजीगत व्यय। पूंजीगत व्यय और राजस्व व्यय, सबसे ज्यादा यदि राजस्व के ऊपर आपने खर्चा किया है तो वो सामाजिक सेवाओं पे किया है। सामाजिक जो स्कीम चल रही हैं, समाज सेवा के लिए जो काम हो रहे हैं, उसके ऊपर आप राजस्व का सबसे ज्यादा खर्चा किया है। उसके बाद सामान्य सेवाएं जो होती हैं, फिर आर्थिक सेवाएं, आर्थिक सेवाओं में सबसे कम किया है। और यदि वही बात पूंजीगत व्यय की बात आती है तो पूंजी तो आर्थिक क्षेत्र में सबसे ज्यादा होगी ना, तो पूंजी जो होती है, पूंजीगत व्यय जो होता है वो सबसे ज्यादा किस में होगा? आर्थिक क्षेत्र में होगा। आगे सामाजिक सेवाएं हो गई, फिर आपकी सामान्य सेवाएं हो गई। यदि राजस्व व्यय की बात करते हैं, सामाजिक, सामान्य और आर्थिक सेवाएं हो गई। और यदि पूंजीगत व्यय की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा आर्थिक सेवाओं में, फिर सामाजिक सेवाओं में, फिर सामान्य सेवाओं में खर्चा किया गया है। क्वेश्चन कभी कभी आरएस के अंदर डीपली उठा दिया जाता है तो अच्छा क्वेश्चन बनता है यहां से, ठीक है। आगे आता है कि कृषि कृषक कल्याण के लिए कुल व्यय। एक्चुअली क्या है कि टॉपिक थोड़ा बड़ा हो रहा है, आपने 3.5 घंटे तो सीएम साहब ने भी लिए थे बजट पढ़ने में, अपने को समझाने में थोड़ा सा इस टॉपिक का एक अलग से शॉर्ट वीडियो निकाल देंगे ताकि ज्यादा इजी रहेगा। कृषि कृषक कल्याण के लिए कुल व्यय की बात करते हैं तो कृषि कृषक कल्याण के लिए कितना व्यय किया गया है आपका 89,190 करोड़ रुपए का किया गया है। कृषि अनुदान सबसे, मतलब कृषि किसानों के लिए व्यय तो इतना किया गया है, लेकिन इसके अंदर कृषि अनुदान जो है, कृषि की सब्सिडी जो है वो फर्स्ट नंबर पे रही है। फर्स्ट नंबर पे कृषि की सब्सिडी रही है, दूसरे पे कृषि की साख रही है, ठीक है। कृषि के लिए जो लोन वगैरह जो दिए हैं वो रहे हैं। तीसरा आधारभूत संरचना रही है कि आधारभूत स्ट्रक्चर के लिए लोगों को मिनी किट के लिए, बीजों के लिए, इन सब के लिए अपन सब्सिडी वगैरह जो देते हैं, या कोई ट्रैक्टर लेने के लिए, कोई जोतने के लिए, सामान खरीदने के लिए वो देते हैं, वो आधारभूत संरचना में आ जाएंगे, ठीक है। अगला देखिए, अगला आता है कि योजनाओं में व्यय की बात कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये इंपॉर्टेंट लगा लेना, यहां से क्वेश्चन 100% आएगा। योजनाओं में व्यय, तो योजनाओं के हिसाब से हमने कितना व्यय किया है? 1,84,311 करोड़ रुपए का हमने व्यय किया है। 1,84,311 करोड़ रुपए का हमने व्यय किया है योजनाओं में। सरकार की जो स्कीमें चल रही हैं, लगभग 200 से ज्यादा राज्य सरकार में जो योजनाएं चल रही है उनके ऊपर खर्चा किया है। अब बात करते हैं कि वार्षिक व्यय। वार्षिक व्यय का जो हमने टारगेट रखा है कि सबसे ज्यादा खर्चा किस पे हम करेंगे, तो सबसे ज्यादा जो खर्चा है वो आपका 52.65, लगभग 53% के आसपास, 52.5% के आसपास जो खर्चा है वो सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं में होगा। ये सीक्वेंस से जचाने आएंगे, यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, अच्छा क्वेश्चन भी है। सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं पे हम कितना खर्च करेंगे? 52.65% हिस्सा खर्च करेंगे। आगे बोला है कि विद्युत ऊर्जा पे दूसरे नंबर पे विद्युत ऊर्जा का नाम दिया गया है, जिसमें 13.67% खर्चा करेंगे। तीसरा ग्रामीण विकास के लिए खर्च करेंगे, चौथा परिवहन के लिए खर्च करेंगे, पांचवा कृषि एवं संबंध सेवाओं के लिए खर्च करेंगे, छठा सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण के लिए करेंगे, और सातवां आर्थिक सेवाओं के लिए खर्च करेंगे, और आठवां जो है वो सामान्य सेवाओं के लिए खर्च करेंगे, नौवां उद्योग खनिज, और यदि सबसे कम की बात आती है तो वो अपनी वैज्ञानिक सेवाएं जो हैं, वैज्ञानिक अनुसंधान जो हैं, उनके ऊपर सबसे कम खर्चा होगा। तो ये याद रख लेना, पहला, दूसरा और तीसरा, ये तो कंफर्म याद रखना। पहला नंबर का सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं होगी, दूसरा विद्युत का हो गया, और तीसरा जो है आपका ग्रामीण विकास, चौथा परिवहन हो गया, ठीक है। इस टाइप से हम जो है वो खर्च करेंगे, ठीक है। अगला आता है अपना, अब बात आती है कि रुपया आता है रुपया जाता है, इसका लफड़ा क्या है भाई? रुपया आने का मतलब हो गया कि पूरी जीडीपी जो है हम उसको 1 रुपए में काउंट करते हैं, 100 मान लेते हैं। 1 रुपए का मतलब 100 पैसे हो गए, 100 में काउंट, माना कि उसका फलाने पास एक्स है, वाई है, 100 है, पहले 100 ही मानना सीखते हैं, फिर एक्स वाई मानना सीखते हैं, ठीक है। तो 100 रुपए मान लिए हमने,
उसी को पूरी जीडीपी को मानते हैं, पूरी जीडीपी को मानते हैं। अब उसको परसेंटेज में डिक्लेयर करने में हमें समस्या नहीं होती, सुविधा के लिए माना जाता है। तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं अपना सिंबल कि रुपया आता है और रुपया जाता है। अब रुपया जो आता है वो देखिए किस हिसाब से आता है। राज्य सरकार जो कर्जा लेती है वो किस हिसाब से लेती है, देखिए 40.15% आंतरिक उधारी होती है। आंतरिक उधारी का मतलब देश से कर्जा ले लिया, गुजरात से कर्जा ले लिया, हरियाणा से कर्जा ले लिया, ठीक है, कोई कंपनियों से कर्जा ले लिया, किसी के बॉन्ड डिबेंचर रख के कर्जा ले लिया, ठीक है। आगे है सार्वजनिक लेखा। सार्वजनिक लेखा से केंद्रीय ऋणों की वसूली, केंद्र से ऋण ले लेते हैं, उनकी वसूली चुका देते हैं, उस टाइप का हो जाता है अपने को। मतलब आता है, आता कहां से है? सबसे ज्यादा पैसा आता है आंतरिक उधारी से, हम लोग उधार लेके आते हैं सबसे ज्यादा पैसों में। दूसरे नंबर पे बात आती है कि 15.75% जो है केंद्रीय करों में हिस्सा मिलता है अपने को। जो केंद्रीय करों में 40% हिस्सा मिलता है ना, 41% जो हिस्सा मिलता है वो कितना काम कर जाता है अपने 15.75 पौने 16% का काम अपन केंद्रीय करों से। पहला कहां से लेते हैं? आंतरिक उधारी लेते हैं। दूसरे केंद्रीय करों में हिस्सा मिल जाता है अपने को। तीसरे नंबर पे जीएसटी मिल जाती है अपने को। जीएसटी जो होती है वो तीसरे नंबर पे मिल जाती है। चौथे पे केंद्रीय सहायता, ये अपन पढ़ी आए हैं, ठीक है। आगे बिक्री कर से अपने पास पैसे आते हैं, कर भिन्न राजस्व से आते हैं, राज्य उत्पाद जो होते हैं उससे शुल्क लेते हैं अपन, राज्य उत्पाद शुल्क लेते हैं, अन्य कर लेते हैं। और वाहनों पे कर जो है वो सबसे कम पैसे अपने पास कहां से आते हैं? वाहनों से कर में आते हैं। तो अपने पास रुपया देखिए सबसे ज्यादा कहां से आता है? उधारी से पैसा आता है। दूसरे नंबर पे कहां से आता है? केंद्रीय करों में हिस्सा आता है। तीसरे नंबर पे जीएसटी से आता है। चौथे नंबर पे केंद्रीय सहायता से आता है। पांचवें नंबर पे बिक्री कर से आता है। छठे पे कर भिन्न राजस्व हो जाते हैं, राज्य उत्पाद शुल्क हो जाते हैं, इनसे आता है। अब अपना रुपया आता कितनी जगह से है? 11 जगह से आता है। और हमने चुका कितनी जगह दिया? 4 जगह, 5 जगह चुका दिया। 5 जगह देखिए कैसा है। अब ये ले लिया भाई आपने, उधारी ली है, कर्जा लिया है, केंद्रीय करों में ऋणों में आपने हिस्सा लिया है, भागीदारी ली है, तो इसको चुकाने में आपको सबसे ज्यादा खर्च करना पड़ेगा, ब्याज सहित चुकाना पड़ेगा। तो 57.94 लगभग 58% हिस्सा, 58% हिस्सा तो हम राजस्व व्यय जो होता है वो ब्याज की अदायगी के अतिरिक्त व्यय कर देते हैं। ये तो अपना राजस्व व्यय हो गया, ये तो सरकार चलाने में खर्चा हो गया, सरकार चलाने में, योजना चलाने में, इनमें खर्चा हो गया। फिर ब्याज इसके अंदर जुड़ता ही नहीं है। दूसरा 23.99 आंतरिक या केंद्रीय ऋणों का पुनः भरण होता है। आंतरिक और केंद्रीय ऋण जो ले लिए उनका भरण भी तो करते हैं, वापस भी तो चुकाते हैं किस्तों के तौर पे, ये इंस्टॉलमेंट में हम चुकाते हैं, ठीक है। पहले नंबर पे सरकार चलाने में खर्चा करते हैं, दूसरे नंबर पे हम कर्जा लेते हैं उसको चुकाते हैं, तीसरे नंबर पे पूंजीगत व्यय हो गया, ठीक है। राजस्व व्यय सबसे बड़ा होता है, पूंजीगत व्यय तीसरे नंबर पे होता है, और उधारी जो होती है वो दूसरे नंबर पे होती है। आगे ब्याज की अदायगी, हम लोग ब्याज, यहाँ पे ब्याज अदायगी निकाल दी ना, तो ये ब्याज की अदायगी आप 10% तो ब्याज ही चुका रहे हो भाई। आपके पास पूरी जीडीपी है, उसका 10% तो आप ब्याज में दे रहे हो। तो इसको थोड़ा कंट्रोल करो जिससे फिजिकल डेफिसिट कम हो, आपकी इकोनॉमी अच्छी हो, आपको खुद को ही, लोगों को ही यहाँ पे ज्यादा बढ़ने का अवसर मिलेगा। उसके लिए यदि बढ़ने आने के लिए क्या किया जाता है? लोन दिया जाता है। लोन देने के लिए फिर पैसे तो लाने पड़ेंगे, तो ये सर्कुलेशन चलता रहता है। 9.74% पूंजीगत व्यय हो गया, फिर ब्याज की अदायगी हो गया, और सबसे कम जो हो गया वो ऋण और अग्रिम में देते हैं कि हाँ भाई आपा आगे दे दिया लोगों ने चुका। मतलब ऋण और अग्रिम का क्या मतलब होता है कि ये जो दिया गया है ना कि 50,000 रुपए तक का लोन मिलेगा, इस टाइप की जो बातें की जाती हैं, तो वो ऋण दे देते हैं अपन, और अग्रिम आगे के लिए दे देते हैं कि आगे का वो अपना काम धाम करता रहे, ठीक है। तो दोस्तों ये जो है अपना टॉपिक जो है, पूरा बजट जो है कंप्लीट हो गया। इसके अंदर मुख्य डाटा बजट है, बजट की दो तरीके से डिवाइडेशन करो, उसके अंदर प्राप्तियां और उसका व्यय करो। व्यय भी पूंजीगत और राजस्व व्यय में लेके आओ, प्राप्तियां पूंजीगत और राजस्व प्राप्तियां करो। फिर उसके अंदर कितना कितना हिस्सा मिल रहा है, केंद्रीय करों से कितना मिल रहा है, जीएसटी से कितना मिल रहा है, राज्य उत्पाद, बिक्री कर, सेल टैक्स, सीमा शुल्क, इनसे कितना मिल रहा है,
सबसे ज्यादा किस में मिल रहा है, सबसे कम किस में मिल रहा है। ये जो योजनाएं हैं, वार्षिक योजनाएं, पंचवर्षीय योजना खत्म कर दी, वार्षिक योजनाएं शुरू कर दी। तो वार्षिक योजनाएं जो है सबसे ज्यादा सामाजिक और सामुदायिक सेवाओं की बात की गई है, दूसरे पे विद्युत की बात की गई है, तीसरे पे ग्रामीण की बात की गई है, चौथे पे अपना जो परिवहन वगैरह की इनकी बात की गई है। तो इनका सीक्वेंस से तैयार करके आपको रखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अपने अपने यहीं विराम देते हैं। आशा करते हैं कि आपको वीडियो समझ में आएगा। तो आपको बाय।